बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और आज जैसे सुबह सुबह का आगाज़ कुदरती लिहाज से देखा जाए तो बड़ा ही खूबसूरत हुआ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बरसात का ऑब्वियसली जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है। तो जहाँ हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें, वहीं पे जब आप अपने ऑफिस के लिए काम के लिए रवाना हों तो अपने मूड को खुश रखिएगा। जैसे कि खुशगवार मौसम हो चुका है और अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त देकर ज़रूर जाएगा। और ख़ासकर जब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट वर्किंग डे है, मंडे मॉर्निंग है, तो इस पे हमने प्रोग्राम भी इवन किया था कि आपने पूरे जो वीक का एक स्केड्यूल है वो आपने सेट करना होता है ताकि पूरा वीक आपका खूबसूरत गुजरे। आपको पता हो कि आपने मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपकी रूटीन क्या क्या है। उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को लेके चलते हैं तो आपके पास अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या दीगर कामों के लिए वक्त बच जाता है। लेकिन जब कोई प्लानिंग नहीं होती, बिना प्लानिंग के आप काम करने की कोशिश करते हैं या रवा दवा रखते हैं कि हाँ ठीक है, कल आएगी तो देखूंगा मैंने क्या करना है, परसों आएगी तो देख लेंगे हमने क्या करना है, तो फिर लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर जब ये डिस्टर्बेंस लाइफ में एंटर होती है तो फिर हमें पता नहीं चलता, मालूम नहीं होता कि वक्त को कैसे पूरा करें। फिर हम ये शिकवा करते हैं टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा कि वक्त कैसे गुजर जाता है। अभी तो बहुत सारे काम रहते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, वीक ख़त्म हो जाता है। तो उसके पीछे वजह ये है कि हमने चीज़ों को मैनेज नहीं किया हुआ, हमने कोई स्केड्यूल सेट नहीं किया होता कि हमने आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। तो आज फर्स्ट वर्किंग डे है, मंडे मॉर्निंग है, तो आप पूरा एक स्केड्यूल अपना सेट कर लीजिए। अगर आप ऑफिस गोइंग है, आप बिज़नेस करते हैं, आप किसी भी फील्ड से अगर आपका ताल्लुक़ है, तो अपने काम के अकॉर्डिंग आप अपने चीज़ों को लाइन अप कर लें तो देखिएगा कि आपका वीक बहुत अच्छा गुजरेगा और आपके पास ह्यूज टाइम भी बचेगा जो कि आप दीगर कामों में स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बरसात का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है। मौसम इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से, कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। तो जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत खुश हैं कि मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है, वहीं पे हम दुआ करते हैं कि ये जो बारिश है हमारे लिए बाइस रहमत ही बनी रहे, ना कि ये हमारे लिए बाइस ज़हमत बन जाए। जैसे दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो जाती है, रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बाइक्स जो है वो स्लिप हो जाती हैं, या गाड़ियों के हम देखते हैं कि सडन स्लिप हो जाने के जो वाक़यात है वो सामने आते हैं, या कहीं ना कहीं किसी के घर की छत जो है वो नाकिस है तो छत गिर जाने के वाक़यात, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती है। तो इन तमाम तरह हैपनिंग से अल्लाह पाक इन इंसिडेंट से हमें महफूज रखे और ये खूबसूरत मौसम जो है हमारे लिए ये बाइस रहमत ही बने। आमीन इलाही आमीन। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे ओवरऑल जो मौज़ूआत है बड़े इंटरेस्टिंग है, वन पे वन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे कबल एक स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो जब बारिशें रुकती हैं कहीं ना कहीं पानी जमा हो जाता है, खड़ा होता है। और ये घर में भी कहीं ना कहीं अगर हम साफ़ सफाई करते हैं, अपना फर्श धोते हैं, टेरेस वगैरह, तो पानी कहीं ना कहीं रुका होता है। तो वहाँ से फिर ये जो जहरीले जानवर होते हैं ना, ये जो मच्छरों की सूरत में निकलते हैं, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो ये इसी हवाले से एक रिपोर्ट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की कि टेक्नोलॉजी ने तो बड़ी तरक्की कर ली है भाई, एआई का दौर आ गया और आने वाले वक्तों में पता नहीं क्या क्या ये चीज़ें हमें दिखाएगा एआई और ये टेक्नोलॉजी। तो इसी की एक कड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि उड़ते हुए जो मच्छर हैं जो हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक एआई माइक्रो ड्रोन जो है वो तैयार कर लिया गया है। और अमेरिकी टेक्नोलॉजी ने ये ऐसे जो ड्रोन है वो तैयार करने का दावा किया है जो फ़िज़ा में उड़ते हुए कीड़ों का ताक़ुब करके इन्हें निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। कंपनी का कहना है कि इस मंसूबे का मकसद ऐसे ड्रोन्स तैयार करना है जो मच्छरों पर काबू पाने की लागत को मौजूदा तरीकों के मुकाबले में तकरीबन 100 गुना तक कम कर सकेंगी। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक इन ड्रोन्स के ये जो ड्रोन्स की शक्ल में उड़ेंगी चीज़ें, ये शहरी इलाकों में जाके मच्छरों को तलाश खुद करेंगी और फिर इन्हें मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी करेंगी, जिससे ये जो हम देखते हैं कि केमिकल स्प्रे या दीगर चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। 14 जुलाई को वीडियो जारी की गई थी जिसमें एक माइक्रो ड्रोन को फ़िज़ा में एक पतंगे का ताक़ुब करते हुए और आजमाइशी माहौल में इसे कामयाबी से निशाना बनाते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक इस हदफ को सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ड्रोन बनाया गया, जो चीज़ बनाई गई है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ 40 ग्राम वज़नी ऐसे मज़ीद ड्रोन जो है वो तैयार करने का कहा गया है जो स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोफोन्स और इसके साथ साथ जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं और जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से ये मच्छरों की दुरुस्त
शनाख्त कर सकेंगे कि वाकई ये मच्छर है और इसको हमने मारना है, किसी और चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। इसके अलावा जो इस टूल के इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि उनकी ये दिली ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में ऐसे माइक्रो ड्रोन्स हैं उनको हम बड़े शहरों में मच्छरों की आबादी पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और इनके मुताबिक सिर्फ 10 छोटे ड्रोन्स 1 मुरबा किलोमीटर के इलाके में खून चूसने वाले मच्छरों का मौसर अंदाज़ा जो है वो लगा सकेंगे और उनका खात्मा करने में ये काफ़ी मुफीद साबित होंगे, जिससे सेहत आमा के शोबे में भी मस्बत नताइज जो हैं वो देखे जा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी की जहाँ तक हम बात करते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी इसमें हमें वुसअत देखने को मिलती है। तो जहाँ एआई ने और बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, वहाँ पे अब ऐसे ड्रोन्स भी आ रहे हैं जनाब जो कि मच्छरों को मारेंगे। हमें दिगर जो केमिकल्स होते हैं, स्प्रे या और बहुत सारी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं या लोशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑब्वियसली इसमें केमिकल मौजूद होता है जो हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। तो उससे ज़रा हमें छुटकारा मिलेगा, सेहत हमारी अच्छी रहेगी। अब होप फॉर द बेस्ट कि ऐसी टेक्नोलॉजी आई तो वो मुफीद भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली बनाई तो एक इंसान ने है, तो एआई उसमें कोई अहद भी आ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेट्स सी आगे देखते आने वाले वक्तों में क्या होता है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, बहुत ही अहम है। बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा जो तालीमी दबाव है वो आजकल हमें डालने को देखने को मिलता है कि बच्चों पे डाला जा रहा है एक ऐसा दबाव, क्योंकि हम जब कुछ साल पीछे जाते हैं तो बच्चों पे इतना तालीमी दबाव नहीं था, इतना बोझ नहीं था। लेकिन आज इस जब दौर की बात करते हैं, कैसे कामयाबी की दौड़ के अंदर, एक रेस के अंदर हमने बच्चे को शामिल कर दिया है, जिसमें हम देखें कि वो जो एक बचपना होता है ना कि मैंने इस टाइम पढ़ाई करनी है, इस टाइम मैंने सोना है, इस टाइम मैंने खेलना कूदना है या इस टाइम मैंने टीवी देखना है, वो सारी चीज़ें जो है बच्चे से हमने छीन ली हैं। किस वजह से? बच्चे को जो भारी भरकम हमने स्कूल बैग थमा दिया है, इसके साथ साथ जो एक लंबा चौड़ा हम उसको होमवर्क देते, ये होमवर्क है, ये स्कूल वर्क है, ये ट्यूशन वर्क है, यानी बच्चे को हमने मुकम्मल तौर पे किताबों में, काम में, तालीम के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। तो या फिर अगर इन चीज़ों से वो निकलता है तो जैसे सिलेबस उसका कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर उस पर आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल फ्री माइंड नहीं हो पा रहा। तो इस सारी सिचुएशन का बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती जो उसकी एक सेहत है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। और कैसे, देखिए तालीम का जो एक पर्पज़, एक मकसद जो हम सुनते थे वो ये कि अच्छा इंसान बनना है, लेकिन यहाँ अच्छे बिजनेसमैन बन रहे, एक बैलेंस जो चीज़ है वो हमें देखने को नहीं मिलती। बच्चे में वो एतमाद हमें देखने को नहीं मिलता है, खुशहाल शख्सियत हमें देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे एक बोझ के तले दबा हुआ है। तो आइए ज़रा डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, मुकद्दस नूरीन साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मुकद्दस? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच मुकद्दस ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि पाकिस्तान का जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है जो इसमें हम देख रहे हैं, बच्चों पर तालीमी दबाव क्या वाकई बढ़ रहा है या उसमें जो पेरेंट्स के तवक्कुआत हैं वो शामिल होने के बाद ये सिलसिला बढ़ा है? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात करनी है ना, देखें हमारा जो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है ना बहुत डिस्टर्ब हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें अब मेरे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 ईयर्स हो गए हैं इसमें ना तालीमी एजुकेशन के वाले से। और इसमें सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है, ज़्यादा बच्चों को होमवर्क क्यों दिया जाता है। और देखें, अगर हम एक बच्चे को घर भेजते हैं, मैंने तो अपने स्कूल में ये चीज़ बिल्कुल जो है ना वो स्किप की हुई है कि घर में बच्चों को होमवर्क नहीं देना। वो क्यों? पेरेंट्स मुझसे भी बात करते हैं कि आया कि आपने क्यों नहीं दिया, आप क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, तो मैं आगे से उनको यही रिस्पॉन्स करती हूँ कि देखें, एक बच्चा है 7 घंटे स्कूल रहता है, स्टडी करता रहता है, 1 पीरियड ख़त्म होता है, 2nd होता है, 3rd होता है, इवन कि फिर वो घर जाता है 1 घंटा फ्री होता है, ट्विटर के पास चला जाता है, ट्विटर से वापस आता है तो स्पारे के लिए एकेडमी में चला जाता है, स्पारे से वापस आता है 8 बजे बच्चा घर इंटर होता है, तो क्या पढ़ेगा? क्या उसका दिमाग मेंटल डिस्टर्ब नहीं होगा वो बच्चा? तो इस हवाले से यही कहती हूँ कि बच्चों को जो है ना एक तो मेंटली तौर पे तैयार करें। बच्चों को ये चीज़ बताएं कि बेटा जी आपने सुबह मॉर्निंग टाइम इस टाइम स्कूल जाना है, इस टाइम आपने वापस आना है, और आपने ये चीज़ आपका खेलने का टाइम है। पेरेंट्स, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना मेरे ख्याल से वो तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने तो स्कूल पेरेंट्स के ये फ़ोन है ना, वालिदैन मदर स्पेशली फ़ोन पे लगी होगी, बेटा जी मामा मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है, बुक लेकर आएगा। मैंने देखा भी प्रैक्टिकल। अच्छा, तो आगे से माँ कहती है बेटा रुक जाएं, वेट करें, तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट जाएगा?
वो तो मोबाइल के साथ लगी हुई है, ऑब्वियसली। तरबियत नहीं है, तरबियत नहीं है। हम्म, देखिए फर्स्ट पे ना हमें अपने बच्चों को तरबियत, तालीम और तरबियत के साथ हमें तरबियत भी, उनको मैनर्स बताने चाहिए। आजकल के जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैंने प्रैक्टिकल उनको देखा भी है और गाइडलाइन भी उनको दी है। इस हवाले से हमारी बहुत ट्रेनिंग्स भी हुई हैं। मैंने उनको ये चीज़ बताई है कि पेरेंट्स के साथ की तरबियत दें अपने बच्चों को, तरबियत नहीं है। बच्चा एजुकेटर में पढ़ रहा है, बच्चा दार अरकम में पढ़ रहा है, तरबियत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, आपने तरबियत की बात की, शख्सियत साजी जो है वो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरस होती है। माँ के बाद जो एक बहुत अहम जिम्मेदारी आयद होती है वो हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर, हमारे टीचर्स, हमारे जो हमारा स्कूल सिस्टम है उस पर आती है। तो क्या इस वक्त जो हमारा तालीमी निज़ाम है, क्या वो बच्चे की शख्सियत साजी पे भी तवज्जो दे रहा है, या उसका सिर्फ एक पर्पज़ है, जैसे हमारा आज का टॉपिक भी है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे ने इम्तिहानात में नंबर्स अच्छे लेने हैं? क्या हमारे जो तालीमी निज़ाम है वो सिर्फ नंबरिंग पे फोकस कर रहा है, या उसको बच्चे की शख्सियत का भी एहसास है? नंबरिंग पे फोकस हो रहा है सारा। अच्छा, पेरेंट्स कुछ ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे दो बच्चे हैं, नेबर्स हैं, ठीक है, दोनों ही की क्लास में पढ़ते हैं और उसके मार्क्स जो हैं 439 आ गए एक बच्चे के और दूसरे के 450 आ गए। पेरेंट्स बच्चे पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते कि आया उसके नंबर क्यों ज़्यादा आए हैं, कंपैरिजन कर देते हैं कि आया उसके नंबर क्यों ज़्यादा हैं, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये चीज़ बच्चे को डिसहर्ट कर देती है। देखें आप लोग, पहले देखें कि बच्चे ने फर्स्ट टर्म में कितने एग्जाम्स लिए हैं, कितने परसेंटेज आई है, सेकंड टर्म में कितने परसेंटेज आई है, आप लोग उस चीज़ का करें। ये कि नंबरों का दबाव क्यों डाल दिया? क्योंकि देखिए अगर उसके 100% उसके जो है वो नंबर हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या उसमें वो इंसानियत नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी पे काम नहीं हुआ, तो आपके उस 100 नंबर का क्या फ़ायदा? लेकिन अगर उसने 30 नंबर ले लिए हैं लेकिन उसकी पर्सनैलिटी पे काम हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इट मीन कि वो 30 नंबर वाला जो है वो कामयाब है। इसका किरदार जो साज़ा पे जाता है, टीचर्स पे। देखिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक उस्ताद टीचर क्लास लेने आता है ना, तो पहले उसको अपना लेसन प्रिपेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है। जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, और टीचर्स, मैंने ऐसी भी टीचर्स देखी हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी है कि वो बुक्स उठा के बच्चे को दे देती हैं, बेटा आपने ये 2 पेज याद करके लाने हैं। क्यों? बच्चे को क्या पता जब आप समझाएंगे नहीं। ऐसे आपका क्या आप जब पैदा हुए हैं तो आपकी पेरेंट्स, आपकी मामा ने जो स्पेशली आपको ये बातें सिखाई हैं, किसी ना किसी, आप ट्विटर ही ना, आपकी मदर्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके बोलना शुरू कर दो, बोलना स्टार्ट कर दिया है। पेरेंट्स सिखाते हैं और टीचर्स कहती हैं बेटा जी आपने ये 2 पेज करके ले आने, और बेटा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने क्या करना है, मुझे तो ये आता ही नहीं है। और मेरे ख्याल से जो है ना, हमें जो हमारे उस्ताज़ हैं जी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले अपना लेसन प्रिपेयर करें, और बच्चों को सिर्फ बुक्स रट्टे लगवाना सिस्टम ख़त्म कर, रट्टा सिस्टम को ख़त्म कर दे इस चीज़ पे। जब आप रट्टा सिस्टम करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव बिल्कुल फील नहीं होगी। जब आप, क्या हमारे ये सरकारी और जो प्राइवेट जो निजी इदारे हैं, क्या दोनों में ये सेम देखने को मिल रहा है या डिफरेंस है? सेम है, 99% सेम आ रहा है। थैंक गॉड हमारे टाइम में ये रट्टा सिस्टम नहीं था हमारे टाइम पे, लेकिन अब रट्टा सिस्टम आ रहा है। और वजह क्या है? वजह क्या है? उस्ताद, क्या पहले उस्ताद बाय चॉइस आते थे और अब आ रहे हैं कि अच्छा कोई काम नहीं है? आजकल का आपने देखा है, आप प्राइवेट इदारों में जाएं, सरकारी को तो आप छोड़ दें, प्राइवेट इदारों में जाएं, मैट्रिक पढ़ी हुई टीचर्स रखी हुई हैं, FA पढ़ी हुई उन्होंने टीचर्स रखी हुई हैं, तो वो आगे से क्या पढ़ाएंगी? मैंने तो प्रैक्टिकल ये चीज़ें देखी हुई हैं ना। मैक्सिमम एक टीचर जब आती है उसको 3 मंथ 6 मंथ की ट्रेनिंग, अपने स्कूल की ट्रेनिंग दें। हर स्कूल का सिस्टम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एक जैसा नहीं होता, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ अगर वो किसी बहुत बड़े स्कूल में भी पढ़ा कर आई है ना, तो फिर भी इम्पोर्टेंट यही है कि आप ट्रेनिंग दें। अब देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा तालीमी दबाव के जो असरात हैं वो क्या हैं, किस तरह से बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत जो है वो मुतासर हो रही है, और इसमें ज़िम्मेदार जो है वो किसको ठहराया जा सकता है, इसी पे बात करें। मुक़द्दस नौरीन साहिबा हमारे साथ है। मुक़द्दस, ब्रेक पे जाने से कबल आपने पेरेंट्स का जिक्र किया था कि वो बिल्कुल भी हमें कंसर्न शो नहीं होते कि वो बच्चों की तालीम को लेके, उनकी तरबियत को लेके वो स्कूल जाते हों, टीचर से पूछते हों। आया ये लापरवाही क्यों? लापरवाही, आजकल के पेरेंट्स ही बहुत अपने बच्चे को टाइम नहीं देते ना। देखिए मैं आपको पहले ये चीज़ बता रही कि 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को अगर टाइम, तरबियत, अगर आप कहते हैं ना कि आपका बच्चा हफ्ज़े कुरान बने,
आपका बच्चा एक अच्छा ट्वीटर बने, तो आप इन 5 सालों के अंदर वो चीज़ें उनको दिखाएं। ऑब्वियसली पेरेंट्स का जो, आप पेरेंट्स तो रोल मॉडल ही होते हैं ना, हमारे लिए रोल मॉडल होते हैं, और हम बच्चे भी, हमने भी तो अपने वालिदैन से सीखा है ना। बिल्कुल ऐसे। आज हम इस काबिल हैं तो हम अपने वालिदैन की वजह से हैं। नहीं, हम या तो अपने माँ बाप को कॉपी करते थे या अपने उस्ताद को। नहीं, ये दो उस्ताद चीजें नहीं, हमारे उस्ताद थी। नहीं, नहीं मैं वालिदैन। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करूँगी। मैं अपने माँ बाप को देखना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपने टीचर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे उस्ताद मिले थे कि जिन्होंने हमें इंसान बनाया, कि वाकई तालीम का मकसद क्या होता है वो उन्होंने हमें बताया। नंबरों की दौड़ में उन्होंने नहीं लगाया। और ऐसे टीचर आते थे कि वो बात कैसे करते थे, वो पहनते कैसे थे, वो चलते कैसे थे, वो पढ़ाते कैसे थे, हम उनको कॉपी करते थे। बिल्कुल ऐसे। थिंक अबाउट दिस कि हम ना, ये देखने में आता है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एग्जाम्स में ही पास करवाने के पीछे की दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, बजाय उनको कि हम ये चीज़ सिखाएं कि हमने आगे अमली ज़िंदगी में क्या काम करने हैं। आजकल के जो वालिदैन है, बस हमारे बच्चे पास हो जाए, हमारे बच्चों का A+ ग्रेड आए, ये क्यों है? A+ ग्रेड, फलां का A आया तो आपने A+ क्यों नहीं लिया? ये चीज़ बड़ी कॉमन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी एक दो नहीं आना है, ये बड़ी कॉमन बात है। क्लास तो फर्स्ट आ नहीं सकती। ये कॉमन बात है पेरेंट्स के लिए। और पेरेंट्स इस चीज़ पे ब्लेम किस पे करते हैं? उस्ताद पे, कि आपने नहीं पढ़ाया। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि होमवर्क ज़्यादा देते हैं तो बच्चों पे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, बच्चों को इतना, कुछ टीचर्स ऐसे करती हैं कि ज़्यादा वर्क दे देती हैं, जो बच्चे बैठ के लिख 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 के थक जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर हम अपने, जब हमारा वक्त था, हम स्कूल जाते थे तो होमवर्क तो हमें भी मिलता था, बिल्कुल, ट्यूशन भी हम जाते बिल्कुल थे, ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद हमें हमारे खेलने कूदने के लिए वक्त अच्छा खासा हमें मिलता था। ऐसा ही तो है। आज का ये जो एक पैरामीटर है स्टडी को लेके, ये निज़ाम कैसे बदल गया? क्या किताबों को ज़्यादा कर दिया गया? ऐसा ही है। नहीं, पहली चीज़ जो है, प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। जब हमारा टाइम था उसमें प्रैक्टिकल टीचर्स चीज़ें करवाती थी, उस टॉपिक को लेके समझाती थी, डिफाइन करती थी। आजकल बस टीचर ने रीड आउट कर दिया और बस बेटा जी यहाँ से यहाँ तक आपने याद करके ले आना है। एग्जाम्स में वही आएगा। और बच्चे एग्जाम्स में, मैं कहती हूँ कि एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि टॉपिक बच्चों को दे और टॉपिक वो बच्चा खुद लिखे उसको, सेल्फ राइटिंग में। अच्छा, एग्जाम्स की बात करें, सेल्फ राइटिंग का आपने जिक्र किया, और सेल्फ राइटिंग तो वो तब करेगा जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने उसको रट्टा लगवा दिया तो वो तो किताब छाप देगा जाके अपने पेपर में। तो ये जो हमारा इम्तिहानी निज़ाम है, जो हमारा एक एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्या ये बच्चे की जो एक सलाहियत है, एक काबिलियत है, जो उसने पूरा साल पढ़ा है, क्या उसको जांचने में वो कामयाब है कि बच्चे ने पूरा साल पढ़ा है, अब पेपर में उसने जो लिखा है क्या वाकई ही उसने जो पढ़ा है वो लिखा है, या जो उसने किताब को दिमाग में छाप लिया था उसने वही चीज़ें वहाँ जाके लिख दी हैं? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं ना जिनको रीड ही नहीं करना आता, रीडिंग पढ़ना ही नहीं आती ना, बट वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि रट्टा लगाते हैं। कुछ बच्चे इतने ज़हीन होते हैं कि उनको रीड आउट नहीं करना था, लेकिन वो वर्ड को देखते हैं और वो एज इट इज़ लिख देते हैं। और इस चीज़ का क्या मकसद है? इस चीज़ का कोई मकसद नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये रट्टा सिस्टम, और जो हम लोग ये करवाते हैं, बुक्स को दे देते हैं, बेटा जी आपने यहाँ से यहाँ तक याद करना है, ये चीज़ को ख़त्म करना है। जब हम ये चीज़ ख़त्म प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लाएंगे, बच्चों को बताएंगे टॉपिक, बेशक आप अगर 30 मिनट का पीरियड्स हो रहा है, आप उसको 40 का कर लें, 50 का कर लें, लेकिन ये होना चाहिए कि आपके बच्चे को टॉपिक समझ आना चाहिए। अच्छा, हम इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करें तो क्या उनका जो तालीमी निज़ाम है, क्या वो भी इसी तरीके का है, इसी तरह का है, या कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि वो बच्चे को प्रैक्टिकल समझाते हैं, किताबों का रट्टे सिस्टम का बोझ नहीं डालते, या दोनों सिस्टम हमारे और उनके सेम है? बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो स्टार्टिंग में बच्चों को, हमारे जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, हमने उनका बैग भर के भेज देना होता है। किस लिए? पेमेंट आ जाएगी, और पेमेंट के लिए ही करते हैं स्कूल्स वाले, बिजनेस है। और आउट ऑफ कंट्री में तो ऐसा होता है कि बच्चों को बुक्स नहीं दी जाती 3 साल। 3 साल वो लोग बुक्स अपने, अगर दी भी होती हैं 3-4 बुक्स, तो स्कूल में ही रखते हैं। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बच्चे पे बोझ नहीं डालते। पाकिस्तानी निज़ाम सिस्टम पे ही ये बोझ डालना बस बिजनेस बनाया हुआ है इन लोगों ने। क्योंकि जितने भी माजरत के साथ ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे आप माइंडसेट देख लें, बिजनेसमैन होगा। अब आप देखें ना, 2 मंथ जैसे भी चल रहा है, जून जुलाई की फीसेस वगैरह भी
लेते हैं। और Obviously. मैं ये सोचती हूँ, मैंने जब से ओपन किया मैंने जून जुलाई की फीस नहीं ली। Oh, nice. और ये स्कूल्स वाले लेते हैं, बिल्कुल वो लेते हैं। हलाल है पर या हमने हराम अपने में? बच्चों की दी है, और आप छुट्टियां हैं लेकिन बच्चों की फीसेस तो देनी देनी। मैंने अपने स्टाफ से भी चीज़ बोली हुई है कि मैंने ना सैलरी आपको देनी है, ठीक है, और ना ही मैंने बच्चों से लेनी है। पेरेंट्स इतनी मुश्किल से एफर्ट करके कमाते हैं, ठीक है, वो जाहिर अपने है। बच्चों पे कैसे 2 मंथ जब रिलैक्सेशन का आता है तो वो भी निकाले पेरेंट्स। तो ये थोड़ा सा हमें एहसास करना चाहिए। अच्छा, इस समर वेकेशंस के अंदर भी बच्चों पे हमने देखा है कि अब छुट्टियां हैं लेकिन काम का बोझ ऐसा डाला है कि वो ऐसा ही कहीं है। घूमने फिरने खेलने बिल्कुल। कूदने के काबिल ना बचे। तो बिल्कुल आप ऐसा। ये समझते हैं कि ये सर ज्यादती है? मतलब बच्चे को थोड़ा फिजिकल रिलैक्स उसको रखना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कहते हैं बिल्कुल। कि छोटा सा बच्चा है वो भी कहता है मुझे तंग नहीं करो, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, या ये मुझे बात गुस्सा आ रहा है मुझे तंग नहीं करो। अब ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? वो इसी दबाव से तो आ रही हैं कि इवन कि वो डिस्टर्ब है खाना पीना मेंटली भी तौर अपना पे। भूल जाता है, वो खुश रहना भी भूल जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि देखिए ऑल टाइम अगर बच्चा लिखता, ज़्यादा तो समर वेकेशन टास्क में तो लिखने का काम देते हैं। अब मैंने लिखने का काम बच्चों को नहीं दिया। मैंने यही बोला है आपने इसको प्रिपेयर करना है और फिर आपने टेस्ट देना है, पेरेंट्स ने वो चेक भी करना है। उसमें आपके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे देखने में, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाएगी, बच्चे समझ भी जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं होगा कि बच्चे लिखना, रिटर्न ही करे काम। रिटर्न के साथ ओरल भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली। अच्छा, स्किल बेस जो एजुकेशन है या लर्निंग का एक सिलसिला है, क्या ये भी स्कूल्स में चल रहा है या सिर्फ और सिर्फ रट्टे का और किताबों का और A+ ग्रेड का बोझ है? हर जगह तो यही है। हर जगह तो ग्रेड्स ही देखे जा रहे हैं बस। स्किल्स पे फोकस क्यों नहीं हो रहा बिल्कुल भी। वजह? और इस चीज़ पे फोकस करना भी चाहिए। देखिए एक बच्चे को स्किल ही नहीं आएगी तो उस चीज़ का क्या मकसद है? इस चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा। देखिए हम जब बात करते हैं आजकल अपने नौजवानों की बात करते हैं, उनके पास डिग्री तो मौजूद है लेकिन फिर भी बेरोज़गार है। अगर स्किल उनके पास होगा तो नौकरी अगर नहीं मिले तो कोई अपना वो काम शुरू कर सकते हैं। इस बात की तरफ हम क्यों नहीं आते? हमारे इदारे, हमारे उस्ताद, या खासकर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो वो इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि बच्चों पे 20-20, 25-25 किताबों का तो बोझ डाल दिया है, बच्चे को सिखा क्या रहे हो? माइंडसेट अपनी बनाया बच्चे का स्टार्टिंग से ही। एक स्टार्टिंग में बच्चा होता है ना 5 से 7, कहते हैं 12 साल तक के बच्चे की आप जैसी तरबियत करेंगे ना वैसे ही आपको बच्चा मिलेगा। बाद में आप बिल्कुल हैंड फ्री हो जाते हैं। नहीं, हम कहते हैं अभी तो छोटा बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। यही गलती है। यही तो पेरेंट्स गलती है पेरेंट्स की तरफ से ना। तो थोड़ा सा ये है कि हमें बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक बात, जो हम चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारे जैसे बने, या वो नेगेटिव की पॉइंट्स की तरफ से बिल्कुल दूर चला जाए, तो हमें ये सिखाना। जैसे हम छोटा सा बच्चा होता है 7 साल पे बच्चे पे नमाज फ़र्ज की जाती है ना, अल्लाह ताला ने फ़र्ज की हुई है बच्चों पे, बट वालिदैन कहते हैं ये तो अभी बहुत छोटा है, 12 का होगा तो पढ़ा लेंगे, बड़ा होगा तो पढ़ेगा। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तो हम उस चीज़ पे क्यों नहीं कर रहे? तो स्टार्टिंग पे हमें अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करना चाहिए और उनको एक बेहतर तालीम, तरबियत पे काम नहीं हो रहा, तरबियत पे फोकस नहीं है। तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ चीज़ है। हमने तालीम को रख लिया, तरबियत को निकाल दिया। मेरे पास ना एक प्रेप क्लास का बच्चा, उसने ना अपनी सिस्टर को गाली निकाली टीचर के सामने। तो टीचर मेरे पास क्लास में आई कि मैम जो है इस बच्चे ने गाली निकाली। तो मैंने उस बच्चे को ऑफिस में बुलाया और मैंने उससे बड़े आराम तो हम्मल के साथ पूछा कि बेटा आपने ये कहाँ से सीखी है? वो डर रही थी बच्ची, तो नहीं बता रही थी मुझे। तो मैंने कहा बेटा बताएं, मैंने कुछ भी नहीं आपसे कहना, आप मुझे बताएं। बेटी कहती मामा और पेरेंट्स एक दूसरे को निकाल रहे थे। मैंने पेरेंट्स को कॉल की, मैंने बुलाया उनको, मैंने पूछा ऐसा क्यों है? घर का माहौल ही नहीं अच्छा। देखिए घर का माहौल बहुत डिपेंड करता है, स्कूल से ज़्यादा घर का माहौल डिपेंड करता है। बच्चा या ज़्यादा वक्त घर गुजारेगा या स्कूल गुजारेगा, ये दो जगह होती हैं, सीखता है। और ना मेरे पास एक छोटी सी बच्ची और आई ना, तो उसके पेरेंट्स आए तो वो कहती हैं ये बिल्कुल आप जैसे करती है, आप जैसे बात करना, आप जैसे बैठना, आप जैसे पढ़ाती हैं वैसे पढ़ाती है। क्या कहा था तो कि बच्चा या वालिदैन से सीखेगा या टीचर से सीखेगा? करते हैं बच्चे, पिक करते हैं। 2 शख्सियात होती हैं जिनको बच्चा कॉपी करता है। बिल्कुल पिक करते हैं फौरन। तो
तो वही बात है ना जो मैं अभी कर रही थी कि बिल्कुल बचपन में ऐसे हम ही। या उस्ताद को कॉपी करते उस्ताद थे को। या माँ बाप को करते थे, बिल्कुल। तो आज के बच्चे भी यही चीज़ करते हैं। मुझे बताइएगा कि एक क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, जो भी तादाद है, हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उसकी जो ज़हनी सलाहियत है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो आया हम पूरी क्लास से एक ही रिज़ल्ट, एक ही जो एक लेवल है वो क्यों उससे तवक्को कर लेते हैं कि हर बच्चा जो है वो सेम पोजीशन ले, हर बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट हो, हर बच्चा जो है उस पर हमें काम ना करना पड़े, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी तो उस्ताद उस चीज़ को समझ सकते हैं ना कि बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। देखिए अब एक क्लास में अगर मिसाल के तौर पे 30 बच्चे हैं, उसमें से 20 जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा लायक हैं, एक जैसा काम कर रहे होते भी हैं ऐसे, और 10 जो बच्चे हैं वो काम आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते भी हैं जिनको हमें पेंसिल पकड़ा के भी लिखवाना पड़ता है। उस स्कूल का क्या मतलब है? स्कूल का मतलब सिखाना, हाँ। लर्निंग टाइम है ना हमारा, तो हमें तो सिखाना पड़ता है अगर बच्चे तो वो को। घर में अभी सीख आपने ले, देखा माँ भी के होगा, पेट से तो स्कूल आने की जरूरत क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन टीचर्स कहते हैं पेरेंट्स करें, टीचर्स काम उठा के घर दे देते हैं, पेरेंट्स करवाएं, और पेरेंट्स कहते हैं स्कूल वाले करवाएं। बच्चा कहाँ जाए? बच्चा कहाँ जाएगा? बीच में पिस तो वो रहा है। अच्छा मुझे बताइए कि खासकर अगर मैं ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स उनकी बात करूँ, बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले वो बच्चे का टेस्ट लेते हैं। अगर उस बच्चे के टेस्ट में वो पास होता है तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम इसको यहाँ पे एडमिशन देते हैं। अब इस टेस्ट की मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल कि अगर तो वो पहले से इतना बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको सारी ABC आती है, 1 2 3 आती है, सारे उसको नाम आते हैं, जो भी एक बेसिक जो भी नाम कलर्स के या जानवरों के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, अगर उसको बेसिक सारा कुछ आता है पहले से ही, तो स्कूल में उसने क्या करने आना है? वो फिर घर में ही पढ़ता रहेगा। पहले भी तो ये चीज़ उसने घर में सीख ली। इस टेस्ट का ज़रा आप, चूँकि आप भी एक स्कूल ऑनर हैं, आप भी एक टीचर भी हैं, तो इस टेस्ट का मुझे मतलब सिखाएं कि अगर वो पहले से तैयारी करके सारी चीज़ें सीख के वो टेस्ट लेना है, हाँ इस बच्चे को सारी चीज़ें आती हैं, भाई ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, चलें इसको एडमिशन दे देते हैं। जिस बच्चे को नहीं आती, नहीं सॉरी, ये इस टेस्ट का मुझे ज़रा मकसद। अब देखिए जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं ना, हमारे जो एरिया के स्कूल्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं है। क्योंकि PG का एक बच्चा आ रहा है, प्ले ग्रुप का बच्चा आ रहा है, तो वो क्या टेस्ट देगा आपको? उसको तो सिखाना पड़ेगा हमें। वो बच्चा स्कूल क्यों आ रहा है? स्कूल वाले ये चीज़ समझते नहीं है कि वो बच्चा हमारे पास क्यों आ रहा है। हाँ। बस वो ये कहते हैं कि इस बच्चे को आना चाहिए और इसको हमने प्रमोट कर देना, ताकि उस पर हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत ना करनी पड़े, जान छुड़ाते हैं टीचर्स। फीसों पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो इतना इंटेलिजेंट है फिर फीस कम कर दे या छोड़ दे कि हाँ ये तो भाई बड़ा काबिल बच्चा है, इसका तो टेस्ट बिल्कुल पास हुआ है, इसकी फीस माफ़ है, फिर ये क्राइटेरिया रख लेना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऐसा नहीं पैगाम क्या देंगी आप खासकर उन टीचर्स के लिए जो जान छुड़ाती हैं कि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट हो, हमें ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, और खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो कहते हैं कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है, उनके लिए आपका सबसे पहले तो साजिदा के लिए ये बात कहना चाहती हूँ कि देखें, आप लोगों की भी शादी होगी, आप लोग के बच्चे होंगे, जब आप किसी ट्यूटर के पास भिजवाएंगे तो टीचर्स आगे से कैसे ऐसा बिहेव रखेंगी तो आपके माइंड में क्या जाएगा? बच्चों की तो लाइफ तबाह हो रही है ना। देखिए आजकल हमारा जो पाकिस्तानी निज़ाम है, वहाँ पे अगर PhD भी की होगी ना तो उनको भी जॉब नहीं मिल रही। वो क्यों? ऐसी बात है। Exactly. बहुत शुक्रिया मुक़द्दस नूरीन साहिबा। नाज़रीन ऑब्वियसली यहाँ पे पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको मुतहरिक होना होगा। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा ही अहम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हर इंसान की ज़िंदगी के साथ कोई ना कोई यादें जुड़ी होती हैं, कोई अच्छी यादें होती हैं, कोई बुरी होती हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा तल्ख रही होती हैं। तो आज हम उन्हीं यादों के बारे में जो है वो बात करने जा रही है, ख़ासकर बचपन से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक का जो एक सफ़र है। तो बचपन से आपकी लाइफ में जो हैपनिंग्स होती हैं, अगर खुशी का मौका हो या कोई ऐसे ज़ख्म आपको मिले हो जिस यानी कि इमोशनली तौर पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो बचपन में, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे आज के रवैये में इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमारे ताल्लुकात को किस तरह से ये ख़राब कर सकती हैं, या कैसे बचपन की जो जड़ें हैं वो हमारी पूरी ज़िंदगी को आगे जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं या ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकती हैं। इन्हीं पे हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा ट्रॉमा ज़रूर रह जाता है या होता है कि जो अगर आप जब आप एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उसमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो जब हिस्ट्री जानी जाती है, पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर देखने को मिलता है कि बचपन में उसके साथ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात, कोई इंसिडेंट, कोई हैपनिंग्स हुई होती हैं कि वो चीज़ें आगे उसके साथ चलती हैं। तो ज़रा डिटेल में आए इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे
बचपन में अगर कुछ ऐसे वाक़यात हमारे साथ हुए हैं, कोई ऐसे रवैये हमें देखने को मिले हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने हो गया है, तो उसको अपने मेमोरी से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या मैनेज कैसे कर सकते हैं ताकि आज की लाइफ पे वो असरअंदाज ना हो, ख़ासकर उसके मनफी असरात हमें ना देखने को मिले। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुकी हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, वजीहा ज़फ़र साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम। वालेकुम बस सलाम। आपने हमें थैंक यू स्टूडियो सो में मच ज्वाइन मैम। करना छोड़ दिया है, लेकिन थैंक यू आपने हमें जूम पे ज्वाइन किया। बताइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा अहम है और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली आपके पास तो बहुत सारे ऐसे जो है ना वो एक्सपीरियंसेस मौजूद होंगे, आपके पास लोग आते हैं, उनकी आप हिस्ट्री जब लेती हैं, बचपन के जो आपके तल्ख यादें हैं या आपका जो भी एक्सपोजर रहा होता है, किस तरह वो इंसान की आगे आने वाली ज़िंदगी या पूरी ज़िंदगी पे वो असरअंदाज होता है? अच्छा मैंने ये जो टॉपिक है ये बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस पे बहुत काम किया है। और मैंने चाइल्ड का जो बच्चों के ऊपर काम करना ही तब स्टार्ट किया जब मैंने देखा कि जितने भी मैं अडल्ट के साथ डीलिंग कर रही हूँ, जब हम हिप्नोसिस करते हैं या डीप हिप्नोसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रॉमास जो बच्चे के लाइक अडल्ट के चाइल्डहुड से निकल रहे होते हैं, लाइक 7 साल 6 साल। मुझे लगा कि मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया कि बच्चों के साथ काम करती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस तरह ये ट्रॉमा बच्चे की पर्सनालिटी पे इफेक्ट करना शुरू करता है और क्या चीजें मुतासिर करते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। हाँ। तो यहाँ से मैं एक बेसिक स्टार्ट करना चाहूंगी टॉपिक को कि यस, जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। हमने बहुत कॉमन ये सुना है कि 7 साल तक जो है पर्सनालिटी बन जाती है, उसके बाद जो है वो शेप हुई भी पर्सनालिटी जो है वो उसके कलर्स हम देखते हैं कि क्या ब्लेंडिंग हुई है। बट बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक 7 साल में तो बन जाती है, लेकिन उसमें जो नेचर होती है एक बच्चे की, जो लाइक रिलीजियस स्पिरिचुअली साइकोलॉजिकली भी हमने पढ़ा हुआ है कि बच्चा हर एक बच्चा की नेचर पे पैदा होता है, लेकिन ब्लैंक स्लेट तो होता है, लेकिन उसकी कोई ना कोई नेचर जेनेटिकली अपने पेरेंट्स पे या इन्वायरमेंट उसको बाद में शेप करना शुरू करता है। बट वो इन्वायरमेंट का जो रोल है वो ज्यादा प्ले इसलिए होता है क्योंकि एट टाइम्स हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की ऐसी नेचर होती है जो जैसे एक बच्चों की नेचर होती है झूठ बोलना, इस तरह की चीज। तो वो जब उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है तो वो ऑनेस्टली सीखते हैं, वो प्यार करना सीखते हैं। आपने जैसे बात की कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे अडल्टहुड में बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं चाइल्डहुड के, तो उसमें ना कई दफा क्लाइंट को पता ही नहीं होता। लेकिन कई दफा लोग जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, मैं क्लाइंट का ऐसे वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल पॉपुलेशन पे भी आता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या चीज हमें बचपन में इफेक्ट की है। एटेम्स बड़े क्लियर होते हैं, कोई अब्यूज का केस है या कोई फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, कोई टीचर ने हमें बहुत हर्ट कर दिया, क्लास से बुली हो गए। कुछ इवेंट्स बहुत स्पेसिफिक हमें याद होते हैं या हमें ना भी याद हो, हमें रिकॉल कराए जब हम याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स बिल्कुल भी हमें याद नहीं होते और हम उनसे मुतासिर हुए हुए होते हैं। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हर इंसान को अपने बचपन के चाइल्डहुड के इवेंट्स के ऊपर थेरेपी जरूर लेनी चाहिए या उसको जिस पे वो ट्रस्ट करता है उस इंसान से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर अडल्ट्स को मैंने देखा है कि उन्होंने बचपन को बहुत मास्क कर दिया होता है कि वक्त गुजर गया, गुजरे वक्त को क्या याद करना या पिछले जख्मों को क्या कुरेदना, बट वो जख्म आपके बहुत पक्के हो चुके होते हैं। तो प्लीज उनके ऊपर वर्क जरूर करें, काम जरूर करें। सही। अच्छा वजीहा, जो हम देखते हैं घरेलू तशद्दुद या बच्चे पे बचपन में हुआ हो या उसके सामने जो माँ बाप के आपस में लड़ाई झगड़े या एक दूसरे पे जो तशद्दुद चल रहा होता है, माँ के ऊपर तशद्दुद हो रहा है या फैमिली में उसके सामने बचपन में किसी पे भी ये हैपनिंग हो रही हो या बचपन में वो नज़रअंदाज किया गया हो, यानी अगर उसकी ख्वाहिशें हैं, वो कोई चीज़ चाह रहा है, उस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, वो कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है, उसको प्रॉपर उस तरह से वक्त नहीं दिया, उस पर उसे नज़रअंदाज किया गया या बहुत सारे दीगर चीज़ों को लेके सख्त रवैयों का उसे बचपन में सामना रहा हो, तो क्या ये चीज़ भी बच्चे की शख्सियत पर असर डालती है और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें उसके साथ ही रहती हैं? इसको हम साइकोलॉजी में लर्न बिहेवियर कहते हैं। एट टाइम्स बच्चा जो है वैसे बाय नेचर गुस्से वाला नहीं होता, बट जब वो पेरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ अडल्ट्स को देखते हैं जब वो पेरेंटहुड में जाते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं तो वो कहते हैं कि हमें जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जब हम देखते हैं कि पेरेंट्स की शादी होती है, यहाँ अक्सर इवन अपने प्रोग्राम में भी हमने ये चीज़ जिक्र की है
कि जब आप एक लड़के और लड़की की शादी करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये दो लोगों के दरमियान एक ताल्लुक़ जो है वो एक रिश्ता तय नहीं पा रहा होता, दो ख़ानदानों के दरमियान होता है। तो क्या उस लड़के की या उस लड़की की काउंसलिंग की जा रही होती है कि एक नया रिश्ता जो है वो बनने जा रहा है, नए ख़ानदान के साथ आप लोग जुड़ने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपसे नस्ल जो है वो आगे बढ़नी है, तो किस तरह से आपने ये पूरे टाइम फ्रेम को, इस पूरे रिश्ते को, इस जर्नी को आपने किस तरह से लेके चलना है? क्या इस बारे में कभी कोई काउंसलिंग किसी जगह पे हुई है? मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर अगर कहीं किसी एक फैमिली में ये कुछ चीज़ सामने आ जाए, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं, सुनने में मिलता है कि इसकी जायदाद कितनी है, ये कितना कमाता है, अच्छा लड़की जो है वो कितना कमाती है, कितने पढ़े लिखे हैं, ये चीज़ें हमें ज़रूर सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है जिस पे हमें काम करना चाहिए वो ये कि इनकी पहले काउंसलिंग की जाए, ये कितना जो है इसके एथिकली ये कितने स्ट्रॉन्ग है, ये एक ताल्लुक़ को कितने खूबसूरती के साथ लेके चल सकते हैं, फैमिली को लेके ये कितना जो है वो इनका जो बिहेवियर है वो सीरियस है, इन चीज़ों पे बात नहीं होती। और जब ये तमाम तर सिनेरियो नहीं होगा, पहले काउंसलिंग नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक प्रैक्टिकल लाइफ उनकी शुरू होती है, जब एक नई नस्ल को वो परवान चढ़ाते हैं, एक नई नस्ल को इस दुनिया में लाते हैं, तो उसकी फिर जो आगे तरबियत है वो इसी तरीके से इसमें ये वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं जिसमें मियाँ बीवी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, बच्चे को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, अगर कोई चीज़ मांगता है तो वहाँ पे डांट डपटना जो है वो शुरू कर देते हैं, अगर बच्चा कोई बात करना चाहता है उस पर फोकस नहीं किया जाता, उसकी बात को सुना नहीं जाता। और आजकल का जो दौर है ये तो और ज़्यादा तल्ख़ है कि हमने बच्चे को गैजेट्स के हाथों में दे दिया है, ख़ुद भी हम जो है इसी मोबाइल ने हमें हाईजैक कर लिया हुआ है, हम उस पर लगे हुए होते हैं, बच्चा हमसे बात करना चाह रहा है, हमें बार बार बुलाता है, कोई चीज़ हमसे पूछता है, हम उसको वक्त नहीं देते, और फिर नतीजतन यही तमाम तर चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि बच्चे की खासकर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ये सारी चीज़ों का जो असर है वो बच्चे की ज़हनी सेहत पर पड़ता है कि वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएगा, वो गुस्से का मुजाहरा करेगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा, वो आप पे शाउट करेगा, वो उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। फिर हम कहते हैं ये बदतमीज़ी इसने कहाँ से सीखी है, हमने तो कभी ये चीज़ें इसको नहीं बोली या इसके सामने नहीं की। आपने उसे नज़रअंदाज किया, आपको उस टाइम तो पता नहीं चला, उस वक्त तो आपने ये चीज़ें महसूस नहीं की, लेकिन आपसे ये वाक़यात रोनुमा होते हैं जो कि बच्चे की शख्सियत पे असरअंदाज हो जाते हैं। इससे कबल जो हमारा टॉपिक था उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि पहले 5 से 7 साल जो होते हैं वो बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम कहते हैं अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा तो सीख जाएगा, जबकि ये तो इस्लाम भी हमारा यही कहता है कि बच्चे की जो शख्सियत है वो पहले 5 से 7 साल में बन जाती है। उसने जो सीखना है, जो करना है, जो बोलना है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो पहले 5 से 7 साल में वो चीज़ें सीख चुका होता है। फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ें उसमें मज़ीद वो अपडेट होती रहती है, अपग्रेड होती हैं, लेकिन उसने जो सीखना है, उसकी मेमोरी में जो चीज़ें फीड होनी है वो पहले 5 से 7 साल में हो जाती है। लेकिन हम इस टाइम पे क्या करते हैं, बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख लेगा, खैर है फ़ोन इस्तेमाल करता है, कोई बात नहीं, ये चीज़ें बड़ा होकर छोड़ देगा, अगर कहीं ना कहीं वो गालिम गलोच कर रहा है, गुस्सा करता है, हम उस पर फोकस नहीं करते। तो ये चीज़ें उसकी फिर शख्सियत में जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है, वो अपनी लड़कपन में, अपनी जवानी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, तो ये तमाम तर चीज़ें वक्त के साथ साथ उसके अंदर ही रहती हैं। और फिर अनफॉर्चुनेटली एक और बड़ा मसला है कि अगर कहीं ना कहीं हमें लग रहा हो कि मेंटली तौर पे हम डिस्टर्ब हैं, तो हम किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, ये सोचते हुए मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं इन लोगों के पास जाऊँगा। भाई देखें, बाकी बॉडी की तरह दिमाग भी हमारा एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ये भी बीमार हो सकता है, हमें फ्लू, फीवर, खांसी ये चीज़ें होती हैं, बाकी बॉडी में पेन होता है, कोई ना कोई इंजरी हो जाती है, हम बहुत कंसर्न शो करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकेशन करवाते हैं, तो क्या हमारा दिमाग जो है ये बीमार नहीं हो सकता? इसके लिए हम इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? तो इस पर ऑब्वियसली हमें सबको ज़रा मिलजुल कर सोचना होगा। वजिया ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। वजिया, हम घरेलू तशद्दुद की बात कर रहे थे और बच्चों के नज़रअंदाज किए जाने का ये सख्त रवैया जो उसको फेस करना पड़ता है, इस हवाले से आपसे मैं जान रही थी कि बच्चे की शख्सियत पर इन सारी चीज़ों के क्या असरात पड़ते हैं और कैसे वक्त के साथ साथ फिर ये चीज़ें उसके साथ चलती हैं।
हाँ, मैं वही चीज जब शेयर करी थी कि एक तो लर्न बिहेवियर नहीं होता कि आपके अंदर वो गुस्सा जो है, लर्न एंगर आ जाता है, आप उस चीज को उसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं जो आपने बचपन में देखा होता है, और वो लाइक इंटेंशनली अनकॉन्शियसली और डिफरेंट होता है एट टाइम्स, आपको पता भी नहीं होता, वो अनइंटेंशनली होता है। और दूसरी चीज ये है कि अक्सर क्लाइंट मैंने मेंशन किया कि ये चीज बताते हैं कि हम जिस चीज को बचपन में देखते आए और हमने उससे नफरत की, हमें लगा हमने ऐसा नहीं होना, और जी। हमें पता ही नहीं चला जब हम पेरेंट बने तो हमने भी वही बिहेवियर जो है अपने बच्चे के साथ करना शुरू कर दिए। तो ये वो लर्न बिहेवियर होते हैं जो हम करते हैं। इसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप जितना ज्यादा देखिए, हम अपने पेरेंट की या हम बचपन की जितनी यादों को जितना ज्यादा रिकॉल करते हैं, एक तो जी। वो, या दूसरा जितनी मास्किंग करते हैं, दोनों चीजें। रिकॉल इन अ वे कि हम जितना खुद को विक्टिमाइज करते हैं, हम वो उतना ज्यादा बिहेवियर स्ट्रांगली लर्न करते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम जितना ज्यादा उस बिहेवियर को मास्क करते हैं, छुपाते हैं या कवर करते हैं, उस पर डीलिंग नहीं करते, उसको किसी से डिस्कस नहीं करते, तो वो भी हमें बाद में सप्रेस इमोशन होता है, वो हमारी एक तो फिजिकल हेल्थ, हमेशा याद रखें, जो सप्रेस इमोशन होता है वो हमें जी। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देता है, चाहे वो नफ्सियाती हो चाहे वो जिस्मानी हो, राइट। एक तो इस तरह की चीज है, और उसके अलावा हमें उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते कि हमारे साथ मसला क्या है। वो लोग जो अवेयर होते हैं, जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेस करते हैं, जो योगा करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो थेरेपीज लेते हैं, इस तरह के लोग अपने जो उनका बचपन गुजरा हो निग्लेक्टेड या ट्रॉमाटाइज उनका बचपन, आपने कहा ना कि किस तरह से मिटा सकते हैं, डेफिनेटली हम इस तरह की यादों को मिटा नहीं सकते, लेकिन वो इन चीजों से डील करना सीख जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही ऐसे। जैसे अगर फिजिकली हमारी कोई डिसेबिलिटी है, कोई देख नहीं सकता, कोई किसी की लाइक चल नहीं प्रॉपर सकता, कोई भी डिसेबिलिटी है, सुन नहीं सकता, तो वो उसकी कोई ना कोई एड्स यूज करता है, उसके साथ देखता है हैंडल कैसे करना है, मुझे लाइफ में सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने भी जैसे मेंशन किया कि हम जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको बॉदर ही नहीं करते अनटिल कि वो हमें फिजिकल सिम्टम्स देने लग जाए। और ऐसे ही। फिजिकल सिम्टम्स में जो बहुत कॉमन है, कुछ लोगों को मसल पेन स्टार्ट हो जाते हैं, कंधे उनके बहुत खिंचे हुए रहते हैं, उनको बहुत बर्डन फील होता है। कुछ क्लाइंट्स इतने प्रेशर के साथ आते हैं कि जी। जब वो बात भी करते हैं तो उनके शोल्डर्स इस तरह से होते हैं कि सही। अनकंफर्टेबल। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे बचपन का कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी इंसिडेंट, किस तरह से वो हमारे आगे ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है, उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसी पे हम बात करें। वापस टॉपिक की जानिब आने से पहले आपके साथ एक स्टोरी हम शेयर कर लेते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसका ताल्लुक, इसको आप रिलेट कर सकते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ ही, क्योंकि बचपन से अगर यही सिलसिला हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आगे आपके ज़िंदगी में काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम मसाइल जो है वो शुरू कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये है कि इसमें जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल जो है उस पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। और बरतानिया की ये रिपोर्ट है कि 16 बरस से कम उम्र जो बच्चे हैं आइंदा बरस यानी कि अप्रैल से एनर्जी ड्रिंक वो नहीं खरीद सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम उम्र बच्चों को फ़ी लीटर यानी कि 150 मिलीग्राम कैफ़ीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स शॉप से या ऑनलाइन या रेस्टोरेंट कैफ़े में फ़रोख्त करना गैर कानूनी जो है वो करार दे दिया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 16 साल से छोटे बच्चे वेंडिंग मशीन से भी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा कैफ़ीन जो है वो बच्चों के लिए और कम उम्र नौजवानों में दिल की धड़कन तेज़ होना, बेचैनी, नींद की खराबी और बाज़ सूरतों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबब भी बनती है। यानी कि उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है बरतानिया में कि जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उन पे पाबंदी लगाई जाएगी कि कम उम्र बच्चा यानी कि 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चे इसको नहीं खरीद सकेंगे, यानी जब खरीदेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो पिएंगे नहीं। अब इस पे ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हम एनर्जी ड्रिंक्स तो जाके फटक से ख़रीदते हैं, पी लेते हैं कि हम थके हुए हैं, इससे हमें बूस्टर मिलेगा और हम ज़रा एक्टिव हो जाएंगी, लेकिन आपकी सेहत के लिए ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है हमने ये कभी नहीं सोचा। ना हम सोचते हैं, ना बच्चों को देते हुए ये चीज़ हमारे माइंड में आती है कि ये सिर्फ उनको एनर्जी नहीं दे रहा, बल्कि ये टेम्परेरी हो सकता है, वक्ती तौर पे उनको खुशी दे दे, सुकून दे दे, लेकिन आगे उनकी सेहत को ये काफ़ी मुतासिर कर सकता है। आइए ज़रा वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। बचपन के जो ज़ख्म जिन पे हम बात करें, तो ये एनर्जी ड्रिंक्स है ना, ये भी बचपन के ज़ख्मों में से एक है कि हम बच्चे को बूस्ट करते रहते हैं और बाद में उसके सेहत के मसाइल आ जाते हैं। वजीहा बताइएगा, हम बात कर रहे थे कि ये जितने भी बचपन के इंसिडेंट हैं, जो भी वाक़यात होते हैं, क्या अगर इन पे काम ना किया जाए,
इनको मैनेज ना किया जाए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मेमोरी से ऑब्वियसली चीज़ें ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो इसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं या इसको मैनेज करना जो है वो सीख जाते हैं। तो अगर इन चीज़ों पे काम ना करें, जो बचपन का कोई भी ज़ख्म है, कोई भी हैपनिंग, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो क्या बड़े होके ये उस बच्चे में, उस नौजवान के लिए ये खौफ का या गुस्से का या अदम एतमाद का सबब बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और उससे भी वर्ष अगर मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ, अगर उस जी। बच्चे का ईक्यू लाइक इमोशनल क्वोशंट जो है वो लो है और आईक्यू बहुत हाई है। हम्म। ईक्यू लो तब होता है जब आपको ट्रॉमास मिले हो, निग्लेक्ट आप हुए हो, तो उसमें जी। आपको एहसास करने की जो आपकी वो जो एक ताकत होती है ना, वो कम हो जाती है आपकी। तो ऐसे लोग जिनके ईक्यू लेवल लाइक इमोशंस जो है वो एम्पैथेटिक लेवल इतने अच्छे नहीं है, एम्पैथी नहीं है उनके अंदर, बट उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, तो आप नोट करिए कि क्रिमिनल माइंड्स वो होते हैं, लाइक वो सकते हैं, लाइक हमने जितनी क्रिमिनल माइंड्स के ऊपर उनके क्लाइंट्स के ऊपर या पेशेंट्स के ऊपर देखा है, मैं पेशेंट वर्ड यूज करती हूँ कि जब इंसान लाइक सेवेरिटी की तरफ जाता है साइकोलॉजिकली उसमें, तो जितने भी ऐसे लोगों की टेस्टिंग हुई, डायग्नोसिस हुआ, इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई और इनका इतना ट्रॉमा होता है, बचपन में निग्लेक्ट होते हैं, जी। तो ये फिर इस तरह के माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव अप्रोच रखने लग जाते हैं टुवर्ड्स लाइफ। इसी तरह सबसे ज्यादा जो मैंने इनमें कॉमन चीज देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनग्रेटफुल। मतलब ये नहीं कि जान के इनके अंदर चीजों को लाइक खुशी का इजहार करना या खुशी को महसूस करना, किसी की तकलीफ को महसूस करना, उससे बहुत कमी आ जाती है। यानी या तो ये इनके बस बहुत में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता, वो ऑलरेडी इनके वो नहीं, बिहेवियर में ऐड हो चुकी यस, होती चीज। क्योंकि इन्हें पता नहीं होता हमारा ट्रॉमा क्या है, क्या चीज हमें ड्राइव कर रही है, तो या ये बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं हर बात को महसूस करना, या फिर इनके अंदर बिल्कुल इमोशंस को ना का बहुत ज्यादा फुकदान हो जाता है, बहुत कमी हो जाती है, लैक ऑफ एम्पैथी हो जाती है। तो फिर जब ये ऐसे लोग अपने रिश्तों को नहीं निभा पाते और फिर ये तंग होते हैं, लाइक इनको उलझन होती है, जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो वो बड़ी उलझन का शिकार होते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम तो ऐसे नहीं है। तो वो उन्हें ड्राइव क्या कर रहा होता है, वो पास का ट्रॉमा होता है, ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं जो उनको ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। एक और चीज, जो लोग बहुत ज्यादा अपने पास में ही रहते हैं, एक वो भी चीज बहुत ज्यादा रिकॉल करते हैं, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, या विक्टिमाइज करते हैं या कहते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, तो मैंने एक चीज ये भी ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग फिर बाकी जनरलाइज कर देते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का अपने फादर के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो सब मेल्स को उसमें ले आएगी कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, या उसको अपने पार्टनर के साथ कोई एक दो इवेंट्स होंगे तो वो कहेंगे नहीं सारे मर्द ही सब ऐसे ऐसे होते हैं। हैं। तो वो हाँ। चीज उसके हस्बैंड, उसके बेटे, उसके फिर बाकी रिश्तों में भी रिफ्लेक्ट करती है वो चीज। तो आप अगर कोई चीज कह रहे हैं ना, जनरलाइज कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स की बेस पे, तो उसका मतलब है वो आपका ट्रॉमा है कुछ। मैं चाहूंगी कि कुछ सिम्टम्स भी हम बात करें, हमें कैसा पता चलेगा कि हम ट्रॉमा का शिकार हैं, या हमें कैसे पता चलेगा, हम उसकी असेसमेंट एक जनरल कैसे कर सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चीजों को अपने ना जनरलाइज करते हैं कि जैसे कोई मर्द है तो सारी औरतें ऐसी होती हैं, तो उसका कोई ना कोई अपना इवेंट ऐसा होता है मदर के साथ, या बचपन का कोई ऐसा इवेंट होता है, अब्यूजिव होता है, टीचर के साथ होता है, ठीक है, निग्लेक्ट किया होता है क्लासरूम में या घर में। दूसरा वो इंसान, वो स्पेशली मैं बात करूंगी वो मेल जो अपने रिलेशनशिप में अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, तो उनको बचपन में मदर ने एकदम कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया होता है, अब्यूज किया होता है, तो वो अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो वो चीज भी रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपको खुशी नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, आप नोट करें, हम कहते हैं उनके पास सब कुछ है बट दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो वो भी उनके कहीं ना कहीं ट्रॉमास होते हैं जो उनको बार बार उनके ज़हन में चलते रहते हैं। फोर्थ में, आपको जब ये फील हो कि आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन बस आप थके रहते हैं, आपके कंधों में, आपके जिस्म के हिस्से में आपको तकलीफ महसूस होती है, मसल्स में पेन महसूस होता है, स्टमक इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन आपका लाइक फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप खाना टाइम पे खा रहे हैं, सो टाइम पे रहे हैं, लेकिन आपको नींद प्रॉपर आ रही है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में ये मसला आ रहा है, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपको ना, आपके पास कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि आपका ट्रॉमा है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, अगर हम बात करेंगे तो शायद एक सेगमेंट उस पर काफी नहीं होगा, बट मैंने बहुत बेसिक 3-4 बताए कि अगर आपको ऐसी कोई चीज आप महसूस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो प्लीज अपने आप को उसके इलाज की तरफ जाएं, क्योंकि इससे आप अपनी भी जिंदगी खराब करते हैं और सबसे ज्यादा अपने बहुत करीबी लोगों की भी खराब जो आपने करते हैं। सिम्टम्स बताए हैं, अब एक बंदा, एक खातून या एक मर्द जो है वो फील कर रहा है लेकिन वो इस पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, किसी कोई काउंसलिंग इस पे नहीं ले रहा, इलाज की तरफ नहीं जा रहा, तो क्या ऐसे लोग जो हैं वो एक मैं कहूँ तो मजबूत और जो एक सेहतमंद ताल्लुकात है, क्या वो कायम रखने में नाकाम हो जाते हैं कि उनके जो फैमिली रिलेशन हैं या
अगर वो शादीशुदा हैं, शादी उनकी होती है, तो ये जो ताल्लुकात है, किसी भी रिश्ते की बात कर ले, फ्रेंड्स, कोलीग, ऑफिस इन्वायरमेंट, कोई भी रिश्ता हो सकता है, क्या ऐसे लोग फिर अपने जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनको मजबूत या सस्टेन कर पाते हैं? सस्टेन कुछ लोग, देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बस चल रहे हैं, राइट, वो सस्टेन तो कर रहे हैं बट वो अपने बात की मजबूत नहीं है, उनमें रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या सुकून नहीं है। देखिए रिश्तों का मकसद क्या है? रिश्तों का मकसद सुकून है। हाँ, मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से कहूँ तो रिश्ते हमारे लिए आजमाइश भी होते हैं, लेकिन अगर हमें अपना ही नहीं पता हमारे ट्रिगर्स क्या है तो फिर हम खुद भी अपने लिए आजमाइश हो जाते हैं उस रिश्ते के अंदर। देखिए जब एक इंसान खुद मजबूत होता है ना तो वो फिर बाकी मसलों को सुलझाने में उसकी ताकत आ जाती है। लेकिन जब वो खुद ही इतने ट्रॉमाज में होता है तो वो फिर बाकी जो रिश्ते हैं या बाकी जब बच्चों के वजह से मसले आते हैं या पार्टनर्स के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है हैंडल करने की। फिर वो ब्लेम करता है, जैसे मेरी बीवी तो शिकायत ही करती रहती है, या हस्बैंड है तो वो वाइफ के बारे में ऐसी बात करेगा, या बच्चे हैं तो बच्चों के नॉर्मल मसलों पे भी वो चिड़चिड़ापन आएगा कि पता नहीं मसले ही नहीं खत्म होते। तो ये बड़े कॉमन स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं जनरली। तो देखिए लाइक जनरल बोला है समथिंग एल्स, मैं वो बात कर रही हूँ जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। साइकोलॉजी में एक चीज कहते हैं कि अगर कोई बिहेवियर आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो वो अब नॉर्मल कंसीडर करते हैं, आपको उस पर थेरेपी लेनी है, आपको उस पर ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि कोई भी चीज रोजमर्रा जिंदगी में नहीं हो सकती है। वो कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आपका मूड ऐसा है या कोई चीज ऐसी है, आप शिकायत कर रहे हैं तो इट मेक्स सेंस। ठीक। अच्छा, पेरेंट्स जो हैं वो खासकर बच्चों की परवरिश में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो इस तरह के ट्रॉमा का शिकार हो जाता है या उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है? पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपने बच्चे की लाइफ में, बहुत ज्यादा एक सर्टेन एज के बाद, स्पेशली जब वो बच्चा, जब उसकी अपनी आइडेंटिटी बनने का टाइम है, उसकी अपनी चॉइसेस लेने का टाइम है, आप बहुत जब इन्वॉल्वमेंट करते हैं, बच्चे को डिसीजंस नहीं लेने देते या उसके हर डिसीजन पे क्वेश्चन करते हैं, वो पेरेंट जो बच्चे, ये भी निग्लेक्ट करने की फॉर्म है, राइट। आप जब बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बच्चे की चॉइसेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं आप, बच्चे की इंपॉर्टेंस को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग पेरेंटिंग। इसके अलावा वो पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा बच्चे की मटेरियलिस्टिक नीड पे फोकस रखते हैं, लाइक उनको होता है अच्छा लाइक टैब हो जाए, अच्छा फोन हो जाए या अच्छी बुक्स हो जाए, अच्छा स्कूल हो जाए, बट वो बच्चे के साथ बैठते नहीं है, बातचीत नहीं करते, उसके मोरल वैल्यूज पे काम नहीं करते, वो क्या सफर कर रहा है फ्रेंडशिप्स में। तो एक तो ये दो कॉमन मिस्टेक्स हैं पेरेंटिंग टाइप में। इसके अलावा जो बहुत जनरल सी हैं कि आप बच्चे की सबके सामने बैठ के जब कोई बात करना शुरू कर दे, उसका कंपैरिजन करना शुरू कर दें उसके बाकी सिबलिंग्स के साथ, कजिन्स के साथ, ये तो बहुत कॉमन है। आई डोंट नो फिर भी ये चीज हमारी सोसाइटी से कम क्यों नहीं हो रही। आई नो खत्म नहीं हो सकती बट ये कम नहीं हो रही है। हम बच्चों का कंपैरिजन करते हैं बैठ के, मार्क्स को देखते हैं, किसके कितने मार्क्स आए, फिर दूसरों के सामने जो बच्चे को हम डांटना शुरू कर देते हैं, टोकना शुरू कर देते हैं, सिखाना शुरू कर देते हैं। यस, इवन डांटने के साथ साथ हम बच्चे को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, कि सिखाना शुरू कर देते हैं या टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अगर गेस्ट के साथ बैठे हैं तो आप क्लासरूम मत बनाएं बच्चे के लिए, प्लीज बच्चे को मैनर्स आप अलग सिखा दें, राइट। सो ये वो चीजें हैं जो बच्चे की आइडेंटिटी, पर्सनालिटी को बहुत बुरी तरह शेप करती हैं। और फिर वो देखिए, बच्चा पेरेंट से नफरत भी नहीं कर सकता, ये बड़ा उसके लिए अजीम रिश्ता होता है, अजीज रिश्ता होता है, बट वो रिश्ता उसको चुभने लग जाता है या वो उसकी अपने अंदर उस तरह की पर्सनालिटी बना देता है कि वो खुद से उलझने लग जाता है। तो आप अपने बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट दें। आई नो पेरेंटिंग, मैं खुद भी एक मदर हूं तो आई नो इट्स नॉट एन इजी जॉब, बट आपको सीखते रहना चाहिए एज अ पेरेंट, क्या आप क्या मिस्टेक करें। अब तो इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल है, रिसर्चेस अवेलेबल हैं, मेंटोर्स अवेलेबल हैं, थेरेपिस्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन हर तरह की आपको ट्रेनिंग्स और सिखाया जा रहा है। तो आप थेरेपी से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि पेरेंट्स को उनको ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए पेरेंटिंग के ऊपर, ABA की टेक्निक सीखने चाहिए, ये बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, जो टीचर्स हैं, क्या, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ बाप के अलावा स्कूल में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है, तो क्या टीचर्स जो हैं वो बर वक्त बच्चे के इस तरह के जो ज़हनी तौर पे अगर कोई मसाइल आ रहे हैं तो क्या वो टाइमली उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई बच्चे के साथ कोई इशू है, इसको हल करना चाहिए, या इसके पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो डिस्टर्ब है? बिल्कुल, ये टू वे है। एक तो टीचर भी इतनी ही सिंसियर हो, इतनी ही इन्वॉल्व हो बच्चे के लिए, बच्चे की चीजों में कि वो उसको सिर्फ पढ़ाना रही हो, वो देख रही हो कि बच्चा इमोशनली किस तरह से बिहेव कर रहा है, पीयर ग्रुप के साथ कैसे चल रहा है, फोकस कैसे कर रहा है। एक तो टीचर का भी, और दूसरा पेरेंट्स भी अगर टीचर कोई चीज शेयर करते हैं, जैसे मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि टीचर ने जो है
वो किस तरह से हमें गाइड किया, किस तरह ठीक, से अच्छा बताया, तो वजीहा, पेरेंट्स अपनी का इस भी ट्रस्ट बात करना को ना, इम्पोर्टेंट। अपनी इस बात को पैगाम की सूरत में वाइंड अप कर दीजिए। मेरा पैगाम ये है कि पेरेंटिंग जो है एक बहुत बड़ा टास्क है, प्लीज इसको निभाने के लिए अपनी दिलो जान से कोशिश करें और खुद पे भी वर्क करें। बहुत अगला टॉपिक आपकी खूबसूरती के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल खूबसूरत लगना सबका बुनियादी हक है, सब ऑब्वियसली चाहते भी हैं, लेकिन पहले हम कहते थे बड़ों को खूबसूरत लगना चाहिए, बड़ों की स्किन अच्छी हो, ऑब्वियसली लोगों से मिलना जुलना, लेकिन आजकल बच्चे भी किसी से कम नहीं है, वो भी चाहते हैं कि उनकी जो स्किन है वो ग्लो करे। तो वक्त के साथ साथ जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, खाना पीना हमारा चेंज, फिर ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट हम जो लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपनी स्किन के साथ, इसके काफ़ी सारे मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। तो ज़रा ओवरऑल सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात कर लेते हैं कि जो स्किन के इशू हैं वो हर एज ग्रुप में क्यों आ रहे हैं, या कौन कौन से स्किन के इशूज़ हैं जो ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, कैसे इनका ट्रीटमेंट जो है वो स्किन का किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो हम सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर या ट्रीटमेंट है वो स्किन का चलता है, यानी कि अगर कोई भी आपको बीमारी है, आप हफ्ता 10 दिन दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर स्किन का कोई इशू आ गया है तो वो एक लंबा प्रोसीजर चलता है, आपको बड़े सब्र के साथ जो है ना उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कम उम्र बच्चों की बात करें या नौजवानों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, हर एज ग्रुप में जो है वो स्किन के इश्यूज़ हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वजूहात क्या हैं। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट डर्माटोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, डॉक्टर मुबशर राज साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी लॉन्ग टाइम, लगता है बड़े मसरूफ थे आप। हाँ जी, बस थोड़ा इस तरह कमाइयों से में लोगों को खूबसूरत बनाने में। हाँ जी। एक्चुअली डॉक्टर साहब बताइएगा कि वजह क्या है, जैसे अभी मैंने इंट्रो में भी कहा कि हर एज ग्रुप में हम देख रहे हैं कि स्किन के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत है? देखिए, स्किन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो ये है कि हम जो है ना स्किन को एज अ वो लेते नहीं है कि हमने स्किन का ख्याल भी करना है रूटीन में। मतलब आप देखें ना कि हमारे जिस तरह से भी हम अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे होते हैं या बाकी चीज़ों का ख्याल कर रहे होते हैं, तो स्किन को हम उस तरह से नहीं लेते कि जी कि हमने स्किन की भी केयर करनी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्किन की अगर केयर करें तो ये बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, और दूसरी बात है कि कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। हमारा एक और भी सबसे बड़ा मसला है, स्पेशली इंडो पाकिस्तान में, आप भी एग्री करेंगे इस बात से कि हमें गोरा होने का बहुत शौक है। गोरा चिट्टा होना है। हाँ जी, अब हमारी जो नेचुरल कलर है हमारे रीजन का वो विटिश कलर है। यस। अब विटिश कलर को गोरा करने के लिए कुछ तो एक ब्राइट किया जा सकता है, या कलर जो है ना वो साफ हो सकता है या थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक का रंग विटिश और वो बहुत गोरा हो जाए, अंग्रेजों की तरह गोरा हो जाए। तो इसलिए हम तो नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि स्किन के लिए आप सिर्फ जो स्किन की हेल्थ है उसके ऊपर फोकस करें। आपका कंप्लेक्शन जो भी है, अगर आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर है तो वो अच्छा लगेगा। और अगर आपने गोरा होने की वजह से कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं कि जो कि स्किन की हेल्थ को डैमेज कर दिया है, तो वो फिर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्ट करता है, और साथ ही है कि आपकी जो स्किन की हेल्थ है उसको भी कम्प्रोमाइज हो जाती है। ये जो मार्केट में इतनी ढेर जो फार्मूला क्रीम्स आई हुई हैं, जरा इनका बताएं। गोरा चिट्टा होने का आपने जिक्र किया ना, तो ये क्या खवातीन क्या मर्द हर कोई इसको लगा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा मसला ही ये क्रीम बनी हुई है। उसकी वजह क्या है कि क्रीम्स में क्या करते हैं कि 4-5 क्रीम्स, फार्मूला क्रीम जो आपने नाम लिया, 4-5 क्रीम्स को मिक्स करते हैं, मिक्स करके फेस के ऊपर लगाते हैं और 15-20 दिन में रंग गोरा हो जाता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि उन क्रीम्स में क्या होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं, मर्करी होता है, ठीक है, और उस वजह से स्किन का कंप्लेक्शन फॉर टाइम बीइंग रिजल्ट तो आ जाते हैं क्योंकि स्टीरॉइड्स आप जब यूज़ करते हैं और वो रिजल्ट आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ अरसे बाद स्किन की हेल्थ जो है या स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो इतनी थिन हो जाती है कि फिर उसको ट्रीट करना या उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसके बाद बड़ी सवेयर किस्म की पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है, जो कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। होता क्या है कि लोग मेरे पास पेशेंट्स आते हैं फॉर एग्जांपल, और आके पूछते हैं कि मेरी डॉक्टर साहब देखें जी कि स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हुई है, और हम उनसे पूछें जी कि आपने कभी क्रीम इस्तेमाल की? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं की। कोई फ्यू ईयर्स बिफोर, 2 ईयर बिफोर, 3 ईयर, डॉक्टर साहब वो तो मैंने सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल की थी शादी से पहले, मेरी शादी को तो 5 साल हो चुके हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह की क्रीम्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स 5 साल बाद भी अपीयर होते हैं, 6 साल बाद भी हो जाते हैं, 7 साल बाद हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें। जो कंप्लेक्शन है आपका अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसी को मेंटेन करें और उसी की हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी स्किन की हेल्थ का।
स्पेशली जो जिस तरह मैंने बताया कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करें जी। और वाटर इनटेक बेहतर रखें, कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिससे आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर रहे। बच्चों में स्किन के क्या इश्यूज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? देखिए बच्चों में वो डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चों में चिकन पॉक्स ज़्यादा होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो बिल्कुल न्यू नेट्स होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, उनमें पेम्पर रैश ज़्यादा हो जाते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी अगर हम डिटेल में जाएँ तो फिर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ आ जाएंगी। लेकिन जनरल बात करें तो जनरल यही 2-3 चीज़ें हैं कि जो मेनली होती हैं और उसका सिंपल ये है कि उनकी ज़रा सफाई का ख्याल रखें तो उनके इस तरह के इश्यूज़ नहीं बनेंगे। और जो वायरल इन्फेक्शन जिस तरह मैंने चिकन पॉक्स का कहा तो वो अगर हो भी जाए तो उसका फिर ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट कराएं तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। हाँ, जैसे हम वो बड़े होते हैं उनको खुरेदते शुरेदते रहते तो उससे ज़रा बच्चों का उससे हाथ बच्चे साइड बिल्कुल रखे ऐसे। तो अच्छा है। अच्छा, ये जो हमारा क्लाइमेट की वजह से भी जैसे धूप बहुत ज़्यादा है, आलूदगी या डस्ट और ये चीज़ें हैं, ये जो मौसम तब्दील हो रहा होता है, क्या इससे भी ये स्किन के इश्यूज आ सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमारा जो क्लाइमेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ना, वो हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन पे आता है, वो स्किन है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी जो स्किन है ये सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन है। 60% ऑफ बॉडी जो है वो स्किन है। अब होता क्या है कि जो क्लाइमेट धूप है, सर्दी है, गर्मी है, डस्ट है, आलूदगी है, नहीं है, दोनों सूरतों में जो डायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस आ रहा होता है वो स्किन के ऊपर आ रहा होता है। अब होता क्या है कि अगर हम थोड़ी सी प्रोटेक्शन ले लें, प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लें, जिस तरह मैंने बताया कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें या अपनी फॉर एग्जांपल धूप में जा रहे हैं तो फेस को कवर कर लें। और अगर एक और चीज़ कि हम ये समझते हैं कि हम जिस तरह आजकल हम लोग जा रहे हैं हिली एरियाज़ में, आजकल तो स्नोफॉल नहीं हो रही, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि स्नोफॉल होती है। सर्दियों में हम कहते हैं जी कि अब तो स्नो पड़ी हुई है, हमें तो सन ब्लॉक की भी जरूरत नहीं है, हमें किस चीज़ की, हमें कोई ऐसा ठंड जो है, अगर उस वक्त सूरज निकल आए तो वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू दिस कि आप नॉर्मल एरिया में हैं जहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो डायरेक्ट सन रेज आपके ऊपर आ रही होती हैं, दूसरा ये है कि वो स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं, तो आप डबल एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि आप जब भी किसी ऐसे एरिया में हो तो सन ब्लॉक के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और हमारी सन रेज ही हैं जो फेस के ऊपर पिगमेंटेशन लेके आती हैं, सन रेज ही हैं जो फेस के ऊपर रिंकल्स आते हैं, एजिंग साइंस आते हैं। तो इनसे अगर बचेंगे, अपने फेस का ख्याल करेंगे तो आप इन एजिंग साइन से जल्दी, आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनकी फॉर एग्जांपल एज 30 ईयर होती है तो दे लुक लाइक दे आर 50। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो सन एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, अपना ख्याल नहीं कर रहे होते, तो फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह और रीज़न ये होता है कि सन एक्सपोज होते हैं वो। अच्छा, ये तो मुझे बताएं कि सन ब्लॉक नॉर्मली लोग सुबह लगा के निकलती है, ख़वातीन कहती हैं पूरा दिन निकल जाएगा, शाम को जाके फेस वॉश कर लेंगे, तो क्या वाकई उसका असर रहता है या कुछ टाइम के बाद हमें अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाहिए सन ब्लॉक? देखिए इसमें यह डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन क्या है। ठीक है, अगर आप इंडोर हैं कंटिन्यूअसली और आपने फेस वॉश नहीं करना तो फिर तो सन ब्लॉक दैट्स इक्वल इफेक्टिव कि आप स्टूडियो में हैं, लेकिन आप वो नहीं है सेफ नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो स्टूडियो की लाइट्स हैं इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। आप भर के सन ब्लॉक लगा के बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी रीजन ये है कि आप इस तरह समझें कि आप इस वक्त धूप में बैठी हुई हैं। रीजन बिहाइंड इज दिस कि आप देखें आपके सराउंडिंग में जो लाइट्स लगी हुई हैं, हैवी लाइट्स हैं, तो इनमें भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ये भी इक्वली डैमेजिंग होती हैं स्किन के लिए जितना सन रेज डायरेक्ट हो रही होती हैं। तो लेकिन जो लोग ऑफिस में काम करते हैं जिनकी इतनी हैवी लाइट्स नहीं होती, तो उनके लिए वन टाइम इज ओके। बट अगर वो फॉर एग्जांपल सन एक्सपोज्ड हैं या इस तरह से हैवी लाइट्स को एक्सपोज्ड हैं तो फिर 2 to 3 आवर्स के बाद उनको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि 2 to 3 आवर्स के अंदर उसकी जो सन ब्लॉक की सन रेज को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी है ग्रेजुअली लूज होती है। तो वो फिर अगर आप नहीं करेंगे तो उसका जो एफिकेसी है या जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर आपकी जो प्रोटेक्शन दे रहा होता है आपको अल्ट्रावायलेट रेज से, सन ब्लॉक जो आपने यूज़ किया होता है वो फिर आपके लिए प्रोटेक्टिव नहीं रहता, इसलिए उसको रिपीट करना ज़रूरी होता है 2 to 3 आवर्स के बाद, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सपोज्ड हैं। ये देखें ना, हम रेगुलर बेस पे ही होते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यू इमेजिन कि आप सन रेज में बैठी हुई हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो अल्ट्रावायलेट रेज इन लाइट से निकल रही हैं वो भी डैमेजिंग है। ऑब्वियसली तो इसलिए हम भाई पहले भर के सन ब्लॉक लगा के फिर मेकअप करते हैं, कुछ टाइम तो ये हम महफूज रहे। जो ख़वातीन घर में काम कर रही होती, खासकर किचन में काफ़ी वक्त गुजारती हैं, उनके लिए भी सन ब्लॉक ज़रूरी है? उनके लिए भी सन ब्लॉक ज़रूरी है, इक्वली ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि वो जो हमारी हीट वेव्स आ रही होती हैं हमारे किचन में या बाकी उसमें, वो इतना ज़्यादा डैमेजिंग तो नहीं होती जितना सन रेज होती हैं, लेकिन वो भी डैमेजिंग होती हैं।
और अगेन देखें घर के अंदर भी लाइट्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे। अब उन लाइट्स की चूंकि इंटेंसिटी कम होती है तो इसलिए उनमें अल्ट्रावायलेट रेज कम होती हैं, लेकिन यह है कि उनमें भी होती हैं, तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत जहाँ जरूरी है। चीज जल्दी डैमेज होनी है वहाँ वो आहिस्ता स्लोली होगी। देखें आप उसको नेचुरल वे में एजिंग की तरफ जाने देना, बजाय इसके कि आप कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज हो, स्किन की हेल्थ कंप्रोमाइज हो और जल्दी रिंकल्स आ जाएं फेस के ऊपर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि अब देखिए ना स्किन की केयर जैसे सन ब्लॉक आपने कहा कि ये मेजर आपका टूल है, ये प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आप ये जल्दी बुढ़ापे में नहीं आएंगे, स्किन आपकी महफूज रहेगी। हमें पता कैसे चले कि हमें कौन सा सन ब्लॉक जो है वो लगाना चाहिए, कौन सा हमें सूट कर रहा है? क्योंकि मार्केट की बात की जाए तो वहाँ तो आप जब जाएं तो इंसान की अकल जो है ना वो हैरान परेशान और कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा मैं सन ब्लॉक लूँ। तो कैसे हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो एक अच्छा सन ये ब्लॉक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। होता यूँ है कि नॉर्मल अब कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है और कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्राई होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन होती है। अब हर किसी के लिए अलग अलग सन ब्लॉक है। अब अगर ऑयली स्किन वाले नॉर्मल सन ब्लॉक यूज़ करेंगे कि जो ड्राई स्किन वालों के लिए, तो उनके फेस के ऊपर एक्नी हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि जिनके फेस के ऊपर पिंपल्स या दाने निकलते हैं उनकी स्किन ऑयली होती है। अब उनके लिए स्पेशल सन ब्लॉक होता है जो कि सीबम कंट्रोल होता है। अब ऑयल का मतलब यह कि हमारे मेडिकल में उसको सीबम कहते हैं कि वो सीबम ज़्यादा फेस के ऊपर जमा होता है जिसकी वजह से एक्नी होती है या पिंपल्स निकलते हैं, जिनको हम जवानी दाने भी बोलते हैं आम ज़बान में, तो वो निकलते हैं। अब ये है कि अगर वो जो लोग होंगे उनके लिए एक स्पेशल सन ब्लॉक होता है सीबम कंट्रोल, जो कि सीबम की को भी कंट्रोल करता है और साथ ही है कि वो जो हमारी एक्नी को मजीद बढ़ाता नहीं है, जिनको फेस के ऊपर एक्नी हो रही होती है। जो दूसरे लोग हैं जिनके नॉर्मल रूटीन में पिंपल्स नहीं निकलते या जिनकी ड्राई स्किन होती है, वो दूसरा सन ब्लॉक होता है, वो यूज़ करें, वो जो सीबम कंट्रोल ना हो, जो नॉर्मल रूटीन में सन ब्लॉक यूज होता है। और थर्ड कैटेगरी जिस तरह मैंने कहा ना, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है कि कभी ड्राई और कभी ऑयली हो जाती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अगर स्किन ऑयली हो रही है तो फिर वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करें, और अगर ड्राई हो रही है तो फिर नॉर्मल रूटीन वाला सन ब्लॉक यूज़ करें। तो क्या वक्तन फ़वक्तन हमें अपना प्रोडक्ट चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि लोग सालों साल एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट जो है यूज़ कर रहे होते हैं? देखिए, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के साथ एडजस्ट हो चुकी हुई है और साथ ये कि आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रही, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। बस एक चीज़ का खास ख्याल रखें, सन ब्लॉक अगर आपकी स्किन को गोरा कर रहा है तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि वो वाला सन ब्लॉक यूज़ करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि आप सन ब्लॉक यूज़ करें आपका कंप्लेक्शन भी बेहतर हो जाएगा। तो सन ब्लॉक की ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि उसने कंप्लेक्शन को बेहतर करना है, गोरा करना। सन ब्लॉक ने आपको प्रोटेक्शन देनी है। सन ब्लॉक आपकी पिंपल्स को, उसको एक्नी को ठीक नहीं करेगा। सन ब्लॉक आपकी पिगमेंटेशन को ठीक नहीं करेगा। सन ब्लॉक आपके रिंकल्स को ठीक नहीं करेगा, रंग गोरा नहीं करेगा। सन ब्लॉक ने क्या करना है कि आपको इन चीज़ों से बचाना है, जिसमें रिंकल्स आते हैं, जिसमें आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन आती है, एजिंग साइंस आते हैं, उससे प्रोटेक्शन देनी है, मजीद डैमेज से रोकना है। तो इसलिए उसमें ऐसी, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि सन ब्लॉक के अंदर ही स्टीरॉइड ऐड कर दिए जाते हैं, वो माइनर सा स्टीरॉइड होता है जो कि ग्रेजुअली स्किन को गोरा करता है। अब फिर उसके साइड इफेक्ट हैं, वो अगर लंबा सा इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान होगा, यकीनन स्किन की हेल्थ कंप्रोमाइज। मेडिकेटेड फिर सन ब्लॉक्स की तरफ आना चाहिए किसी डर्माटोलॉजिस्ट को अपनी स्किन दिखा के, या फिर मार्केट में जो भरमार पड़ी हुई है वहीं से उठा ले? देखिए, दोनों ऑप्शन हैं। अगर आपकी एक्सेस है डर्माटोलॉजिस्ट तक, यू कैन एक्सेस, तो फिर बेहतर सबसे बेस्ट ये है कि आप उनसे कंसल्ट करके करें। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल जी कि एक है हाउस वाइफ हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट तक उनको जाने में सोचते हुए उनको 2 महीने लग जाएंगे, तो फिर इससे बेहतर है कि ना यूज करने से बेहतर है फिर आप खुद कुछ ना कुछ यूज कर लें। सही। हाँ, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि मार्केटिंग पर्पस के लिए आप देखते हैं कि डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स, डिफरेंट लोग ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो देखिए, मैं निकले हुए हैं, कुछ तरह के सन ब्लॉक हैं, फेस वॉश है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे। मैं अब उस चीज़ में ये नहीं कहता कि वो सारे गलत हैं, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि सारे ठीक भी नहीं है। आपने जो भी अपने स्किन का जो भी आपने ट्रीटमेंट लेना है, जो भी प्लान करना है, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, बेहतर ये है कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें। डॉक्टर देखें, डॉक्टर्स की जो दवाई होती है, या हम फॉर एग्जांपल उन डॉक्टर्स की बात करते हैं, वो अगर एंटी पिगमेंट्री या रंग गोरा करने वाली या पिगमेंटेशन को ठीक करने वाली क्रीम्स देंगे, होगा क्या कि जो क्रीम्स, जिन क्रीम्स में स्टेरॉइड्स, मर्करी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, उनके रिजल्ट्स बड़े स्लोली आते हैं। बिल्कुल ऐसी टाइम टेकिंग होते हैं। अब डॉक्टर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ऐसी क्रीम्स पे लगा देगा जिसके अंदर स्टेरॉइड होंगे। तो इसलिए डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करें और उन्हीं की रिकमेंडेशंस को ही फॉलो करें, बजाय इसके कि डॉक्टर साहब कि हम फिर वो क्रीमों की तरफ चले जाते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था ना कि स्किन का जो ट्रीटमेंट होता है ये टाइम टेकिंग होता है, और हम लोगों में बिल्कुल हौसला और सब्र नहीं है।
दैट्स द रीज़न कि हम अपनी स्किन को ख़राब कर लेते हैं। मज़ीद आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे कम उम्र बच्चों की जो स्किन है और नौजवानों की जो स्किन है, इसके जो मसाइल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वजूहात क्या हैं, इसी पे बात करें। डॉक्टर मुबशर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो मोबाइल फ़ोन है, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, नींद हम बहुत कम करते हैं, क्या इससे भी बच्चों की या बड़ों की जो स्किन है वो डैमेज हो रही है? देखिए, हमारा ना आजकल आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग कहते हैं जी कि हमारे अंडर आई सर्कल बन गए हैं, हाँ, अंडर आई पिगमेंटेशन हो रही है। हमारी देखिए, हम डॉक्टर साहब एज बहुत कम है लेकिन हमारे आंखों के नीचे खड्डे से बन रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न आपने खुद बताई है, और स्पेशली नाइट टाइम मोबाइल का यूज़, नींद की कमी, वाटर इनटेक की कमी। हमारे पास अब ऑप्शन क्या होती है कि जब इस तरह के हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको पहले तो काउंसल करके समझाते हैं कि आप जो है ना अपनी रूटीन ठीक करें, अपनी एक तो नाइट टाइम मोबाइल यूज़ करना कम करें, दूसरा फिर ये है कि आप अपनी स्लीप बेहतर करें, वाटर इनटेक बेहतर करें, और अगर उससे नहीं होता कुछ तो फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आंखों के पास यूं घुसेड़ा हुआ होता है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। फासले पे रख के नहीं करते हैं, यूं आंखों के अंदर हमने किया हुआ होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है अब यकीनन। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो आप देखें, स्लीप डिस्टर्ब है तो स्लीप ने ओवरऑल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डाल देना है। आपकी स्किन भी उसके इफेक्ट होती है, साथ आपके अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी भी उसके इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो ये वाली चीज़ है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। ऐसी चीज़ है डॉक्टर साहब जो फौरन रिस्पॉन्ड करती है, बताती है। बिल्कुल आप ऐसा ही है। डिहाइड्रेट है तो वो भी बताएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका मूड मिजाज अच्छा नहीं है, नींद अच्छी नहीं, तो वो बोलती है, बताती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह देखें ना कि स्किन चूँकि डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारा फॉर एग्जांपल किसी का हार्ट का इशू है तो हार्ट से उसकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट नहीं हो रही होती, दो कि दैट्स लाइफ सेविंग हमारा ऑर्गन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करे वो हमारी स्किन है, और स्पेशली फेशियल स्किन है, जो हमारा फेस है। तो इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसका सिंपल सा है, मतलब मैं जिस तरह हमने शुरू में बात की है कि उसका कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपने बहुत एफर्ट्स करनी है इसके लिए। सिंपल ये है कि अपनी स्लीप बेहतर कर लें, अपना नाइट टाइम जिस तरह आपने कहा जी स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, और साथ ये है कि आप वो करें, वाटर इनटेक बेहतर करें, फ्रेश वेजिटेबल, जूस, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन की हेल्थ भी बेहतर रहती है, और इस तरह के जो अंडर आई सर्कल या इस तरह की चीज़ें वो भी नहीं बनती, बच जाते हैं आप उससे। डॉक्टर साहब, आपके पास ऑब्वियसली स्किन के इश्यूज लेके बहुत सारी ख़वातीन मर्द हज़रात आते होंगे। अब जो स्किन डैमेज की है वो दिनों में तो की नहीं होगी, हफ्तों में या महीनों में तो की नहीं होगी, सालों का उनका ये जो है ना एक जद्दोजहद होती है, जो उन्होंने वो स्किन ख़राब करके आपके पास आते हैं। अब जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनका पहला सवाल आपसे क्या होता है? पहला सवाल सबसे इंटरेस्टिंग ये होता है कि आप बताएं कितना जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी। और मेरे तो कुछ क्लाइंट्स जो है ना नाराज़ भी हो जाते हैं इस बात पे कि हम देखें, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेनली मैं एस्थेटिक की और कॉस्मेटिक की प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमने उनको ना रियलिस्टिक रख के बताना होता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मिराकल या ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हम वो करें और बिल्कुल उनकी स्किन ठीक हो जाए। अब उसको जब उनको बताते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि अगर फॉर एग्जांपल रिजल्ट आना है 50%, तो हमारी ट्राई होता है कि हम उनको बताएंगे 30 to 40 आएगा। अगर 30 to 40% रिजल्ट बताएंगे और 50 आ जाए तो शी विल बी हैप्पी, और हम 100 बताएं और फिर 50 आ जाए तो शी विल बी एंग्री। इसलिए जो इसका ट्रीटमेंट है, हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके ग्रेजुअल रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, अगर कोई फिलर करवा लिया है या बोटॉक्स करवा लिया तो उसके रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। या जिस तरह से हमने बात की पिगमेंटेशन की या स्किन की हेल्थ डैमेज हुई है तो उसको फिर ठीक करने में टाइम लगता है, और वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। वो अगर स्टीरॉइड्स की क्रीम इस्तेमाल करने के बाद स्किन की हेल्थ डैमेज हुई है, उसका फिर जो ट्रीटमेंट है वो फिर बड़ा सब्र आजमा और लेंथी भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसलिए बेहतर ही है कि ऐसा कोई भी टोटका या ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे स्किन की हेल्थ कंप्रोमाइज हो या स्किन की हेल्थ डैमेज हो। ये जो पिगमेंट की आपने बात की, इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है तकरीबन कितना वो टाइम टेकिंग होता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी पिगमेंटेशन हुई किस वजह से है। आप देखें, प्रेगनेंसी इंड्यूस मिलाजमा भी होता है, उससे प्रेगनेंसी में हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी ने स्टेरॉइड्स की क्रीम इस्तेमाल की है, इसी तरह से किसी का सन एक्सपोजर ज़्यादा है, लाइट्स की वजह से है, तो वो डिपेंड करता है कि किस वजह से हुआ हुआ है। लेकिन ये कि जिस वजह से भी हुआ हुआ हो, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, हम लेजर कर सकते हैं, हम मीजोथेरेपी कर सकते हैं, हम PRP कर सकते हैं, माइक्रोनेडलिंग कर सकते हैं। बट जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट मिरेकल या ऐसा कोई सब्र के साथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आप कहें जी 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो रात कुछ नहीं होता। मुख्तलिफ किस्म के फेशियल्स मार्केट में आए हुए हैं, सैलून्स वालों ने जो है ना वो अपने भी टोटके साथ में आजमाए हुए हैं। अगर डर्माटोलॉजिस्ट की बात करें तो वो हाइड्रा फेशियल रिकमेंड करते हैं, या ऑब्वियसली जो सीरम्स हैं आपको आइडिया है किस तरह से कितने क्वांटिटी में यूज़ करने हैं।
लेकिन अब जो हर सैलून के ऊपर हमें हाइड्रा मशीन देखने को मिल रही है कि हाइड्रा फेशियल जो हो रहा है, तो और बाकी जो दीगर फेशियल हैं, ये स्किन के लिए कितने जो है वो मुफीद हैं या कितना स्किन को ख़राब कर सकते हैं? देखिए, जो हाइड्रा फेशियल है वो सिंपल ये है कि उसने स्किन की क्लिनजिंग करनी है। जिस तरह से हमने बात की थी शुरू में कि हमारे पोल्यूशन होती है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, हाँ। वो अगर स्किन में जमा हो रहे हैं तो कहता है क्या है कि हाइड्रा फेशियल उसकी क्लिनजिंग कर देता है, क्लीन करेगा। डीप क्लीन करता है। अब इसमें यह कि हाइड्रा फेशियल को हमारे पास क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने पिगमेंटेशन हुई हुई है फेस पे, हाइड्रा फेशियल कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। हाइड्रा फेशियल ने क्या करना है कि स्किन को क्लीन करना है, यस। और टाइम बीइंग के लिए चूंकि स्किन प्रॉपर क्लीन होने के बाद कुछ हम सीरम्स अप्लाई करते हैं तो स्किन की जो ग्लो है वो इम्प्रूव हो जाती है। यस। लेकिन उसका सर्टन टाइम तक इफेक्ट रहता है। वो ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन को ठीक कर रहा होता है, वो स्किन की ग्लो को क्लीन करने के बाद उसको ग्लो को इम्प्रूव कर रहा होता है, फ्रेश हो जाती है स्किन। तो इसका ये है। जो दूसरी बात किया आपने कि जो सैलून्स वाले इस्तेमाल करें, देखें अब जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिकमेंड अलाउ करती हैं, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है इस्लामाबाद का और इवन के पूरे पाकिस्तान का, उसमें हाइड्रा फेशियल जो है वो क्लिनिक्स पे ही अलाउ है। सिंपल फेशियल्स की डिटेल मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि वो क्लिनिक सैलून्स वाले करते हैं, वो उनका काम है। लेकिन जो हाइड्रा फेशियल है वो आप अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर और किसी क्लिनिक से ही करा सकते हैं। देखा है कि अब देखो कि सैलून पे हमारा जाना होता रहता है, तो तकरीबन हर सैलून पे मैंने हाइड्रा मशीन देखी। बिल्कुल ऐसा। अब होता क्या है कि वो अगर आपके उन्होंने अगर कोई ऐसे सीरम्स इस्तेमाल कर लिए हैं कि जो कि लो क्वालिटी के हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज कर लिया है जो कि लो क्वालिटी की है, तो वो फिर स्किन को साथ डैमेज कर देती है। देने पड़ेगा। अब हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स आए होते हैं कि जिनके फेस के ऊपर कोई बर्न हुआ होता है, कोई ऐसी वो पीलिंग कर देते हैं जिसकी वजह से स्किन बर्न हो जाती है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं जिससे वो स्किन रिएक्शन कर जाती है। तो इसलिए ऐसी रिकमेंडेशंस मैं तो नहीं दूंगा। आई विल रिकमेंड कि किसी डॉक्टर से ही हाइड्रा फेशियल कराएं। बाकी सिंपल जो फेशियल्स हैं वो उनका काम है और वो बेहतर समझते हैं कि कैसे करना है, उसका मुझे नहीं आइडिया। ठीक। और ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन या वाइटनिंग की ड्रिप्स वगैरह लगा रहे होते हैं कि गोरा चिट्टा होना है, तो क्या इससे भी कोई स्किन के इश्यूज या स्किन कैंसर ये हो सकता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप जो ड्रिप यूज़ कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। अगर वो क्वालिटी ठीक है उसकी, उसमें ग्लूटाथायोन है और उसमें जिस तरह से लिखा होता है एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, साथ उसमें वो है पे कहते हैं कि डिफरेंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो वो आपकी हेल्थ पे अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है। सिर्फ वो स्किन को ग्लो नहीं करते, वो मेंटल हेल्थ, आपकी ओवरऑल वेल बीइंग, आपकी एंडोरेंस, सारी चीज़ों को इंप्रूव करते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या आप जो प्रोडक्ट इंजेक्ट करवा रहे हैं क्या वो बेहतर है। देखिए, इसमें यह है कि अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर खुदा ना खासा कोई रिएक्शन होता है तो डॉक्टर विल मैनेज। अदरवाइज ये टोटल डिपेंड कर रहा होता है कि प्रोडक्ट कौन सी यूज़ हो रही है। अब अगर प्रोडक्ट कंप्रोमाइज़ है तो यकीनन उसके फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, प्रोडक्ट से मुराद दिया कि हमने एक इंजेक्शन लगाना है जो कि इंजेक्शन अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है, तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। दिस इज सिंपल। ऐसा ही है कि अगर वो जो हम ड्रिप लगा रहे हैं वाइटनिंग वाली, अगर वो अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी कंपनी की है, तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे और उसके रिजल्ट सिर्फ स्किन वाइटनिंग पे नहीं आते हैं, ओवरऑल वेल बीइंग पे आते हैं। ठीक हो इसलिए लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली लोग आते हैं, लगवाते हैं, मैं इसको इतना इनकरेज नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। दूसरी बात यह है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं होते। हाँ, जब तक आप लगवाते रहेंगे तब तक लगवाते रहेंगे। एक सर्टन लेवल के बाद आप एक टारगेट अचीव करते हैं या आपकी स्किन का कम्प्लेक्शन आप अचीव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया है तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसकी मेंटेनेंस डोज की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा इवेंट आ रहा है, कोई फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है तो या कोई ऐसा इवेंट है, तो उसके लिए तो चलें ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि मैं परमानेंट गोरा हो जाऊंगा, तो इसका परमानेंट वो नहीं है। इसी कहते हैं नेचुरल होता है, नेचुरल जो हम शुरू में बात कर रहे थे, बनाई है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसका कोई नेम बदल नहीं है। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो अगर हमारी स्किन पे जाहिर हो रही हैं तो फिर फौरन हमें स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ना कि घरेलू टोटके शुरू कर दें? देखिए, वो डिपेंड करता है कि कौन, फॉर एग्जांपल जो कोई ऐसे आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है, कुछ खाया है, आपने कोई ऐसा ड्रेस पहना है जिसकी वजह से अचानक से स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई है, इसका अचानक से इसकी खारिश शुरू हो गई है, ठीक है। और ऐसी आपने कोई दवाई इस्तेमाल की है जिसकी वजह से अचानक से स्किन के ऊपर ना धब्बे पैदा होना शुरू हो गए और खारिश शुरू हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर फ़ौरन से कंसल्ट करें, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आपको एक्सपेरिमेंट करें या उसका वेट करते रहें। अलबत्ता ये है कि थोड़ा सा हमें स्किन के मामले में एक प्लस पॉइंट होता है कि ये इसकी जो
डिजीज़ है ना वो इस तरह का रिएक्शन बहुत ही कम आता है कि जिसमें आपकी लाइफ एट रिस्क आ जाती है। ओके। जो भी होता है वो हमारा कंट्रोल में होता है या ट्रीटेबल होता है। हमारी अगर फॉर एग्जांपल जो डिजीज़ की तरफ भी जाएं, जो हमारी मोस्टली डिजीज़ हैं वो भी ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं, तो वो भी लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ बहुत कम जाती हैं। सही। तो इसलिए जो हमारी स्किन है हमें थोड़ा सा ये एज होता है कि हमारी जो इमरजेंसी है ना वो कंपैरेटिव टू अदर्स, फॉर एग्जांपल हम कार्डियक की देखते हैं, गायनी की देखते हैं, सर्जरी की देखते हैं, न्यूरोसर्जरी की देखते हैं, उनमें फिर चूंकि लाइफ इन्वॉल्व होती है तो उसमें तो फौरन से आपने रशिंग करना होता है। स्किन में ऐसा जो है ना चीज़ें बहुत कम है, जरा मार्जिन देती है आपको। हाँ मार्जिन देती है, इतनी स्पेस होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज शाम को मसला हुआ है तो आप कल डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जो जिन स्पेशलिटीज़ का मैंने मेंशन किया उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती। अभी मसला हुआ तो आपने अभी ही डॉक्टर के पास जाना है या इमरजेंसी में राशन करना है। मिनट्स आपके जो है ना वो चल रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं। जब सब ये जो हम देख रहे हैं कि जो स्किन के ऊपर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं कि परमानेंट मेकअप टाइप की चीज़ें जो आ रही हैं या बेस फिक्स करवा लेते हैं, इससे भी स्किन डैमेज हो सकती है। देखिए मैं इसको नॉर्मली रिकमेंड नहीं करूंगा। आपकी स्किन का आपकी एक पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है। जिस तरह हम बात कर रहे थे हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं जहाँ से पसीना आता है, हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि हम कह रहे थे कि ऑयल, हाँ पोर्स हैं, उनमें से हमारे सीबम प्रोडक्शन होती है सेबेशियस ग्लैंड से। तो ये सारी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जो कि स्किन की प्रोटेक्शन के लिए है। अब जो अगर कोई ऐसे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उन पोर्स को, उन चीज़ों को ब्लॉक करते हैं जो कि इन द लॉन्ग रन जाके फिर आपकी स्किन की हेल्थ को डैमेज करेंगे। अब ये चूँकि नई चीज़ें हैं कि जिस तरह से आप सेमी परमानेंट मेकअप की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई कि हम कहें कि ये कैंसर से रिलेट करता है या नहीं करता। जब इसके केसेस बढ़ेंगे तो फिर इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी मार्केट में, तो फिर इसके ऊपर जो है ना हम कोई अथेंटिक अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें ना कि आप एक फेस के ऊपर परमानेंट एक चीज़ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सिंपली वो उसको आप एक वो कर देते हैं, फेस के ऊपर अब्जॉर्ब कर देते हैं, तो वो आपकी स्किन के ऊपर कैसे डैमेज नहीं करेगा। आपने दिन के टाइम मेकअप लगाया होता है, अगर आप शाम को उसको वॉश नहीं करें या नॉर्मल आप उसमें ना जाएं, क्लींजिंग ना करें, तो आप तंग होना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखें कि आपने एक चीज़ ऐसी करा लिया कि जो कि परमानेंट है, साफ ही नहीं होनी, तो वो फिर डैमेज करेगी ना स्किन को। ऑब्वियसली बात है, डैमेज होगा। पानी के कुछ लोग इंटेक बहुत कम करते हैं या सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय कॉफ़ी ये चीज़ें पीने लग जाते हैं, इसके भी असरात स्किन पे नज़र आते हैं। देखिए पानी का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है स्किन के ऊपर। जिस तरह आपने खुद शुरू में कहा कि हमारी स्किन जो है ना वो बता रही होती है कि स्किन के फेस क्या होता है, फेस ड्राई होना शुरू हो जाता है, फेस के ऊपर आपकी जो डिहाइड्रेशन है वो बड़ी विजिबल वे में नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो स्किन की हेल्थ है उसके वाटर इनटेक का तो बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसके ऊपर। हेल्थ के हवाले से ना पैगाम दे दें नाज़रीन को। मेरा एक सिंपल सा पैगाम है कि अपनी जो स्किन है उसकी जो नेचुरल हेल्थ है ना उसको रिटेन करें, उसका ख्याल रखें, सादा रूटीन अपनाएं और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। धूप में जाना हो तो कोशिश करें फेस को कवर कर लें, और प्लीज़ कोई ऐसी क्रीम, ऐसी एक्सपेरिमेंट्स ना करें कि जो कि आपके माइंड में ये हो कि रंग को बिल्कुल विद इन डेज गोरा कर देगा। वो आपकी स्किन को डैमेज ज़्यादा करेगा और गोरा कम करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ से अवॉइड करें। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबश्शिर। ये कहना नाज़रीन ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। डिटेल में हमने बात की कि परमानेंट कुछ भी नहीं होता, आप जो अल्लाह ने आपका रंग बनाया है वो वापस आप उस पर आ जाते। तो एक्सपेरिमेंट आप ना करें अपनी स्किन के साथ, इससे चीज़ बेहतर नहीं होगी बल्कि आप डैमेज कर सकते हैं। अल्लाह ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत खूबसूरत फीचर्स दिए हैं, कलर दिया है, उसी को मैनेज करें, ना कि उसके साथ आप छेड़खानी करें। खुश रहें, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने